इस चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। अगर किसी नाम, घटना या जगह की समानता मिलती है तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। तो आइए सुनते हैं आज की एक नई काल्पनिक कहानी, केवल कहानी डब पर। मुझे इस बेलगाम जिंदगी के लिए माफ कर दो। गौरव खुद को एक गाना गुनगुनाए बिना नहीं रख सका। उसका दिल उत्साह से भर गया। आज उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य साकार होने वाला था और वह खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। वह उस समय हाउसिंग मैनेजमेंट ब्यूरो जा रहा था। बगल वाली बिल्डिंग में ओल्ड झांग के साथ संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह आराम से लेट सकता था और एक खुशहाल मकान मालिक बन सकता था। ये सोचते ही उसके मुंह के कोनों में मुस्कान फैल गई। हाय, ओल्ड झांग की बात करें तो वह खुद भी एक छोटे से मकान मालिक हुआ करते थे, लेकिन 100 वर्ग मीटर से बड़े कुछ अपार्टमेंट भी उनके बेचैन दिल को थाम नहीं पाते थे। उन्हें बस निवेश करना था। खैर, अब देखो क्या हुआ, उनकी सारी संपत्तियां चली गईं। दोस्तों, आत्म जागरूकता जरूरी है। 6 साल पहले जब गौरव के पिता की रियल एस्टेट कंपनी एक जमीन के टुकड़े पर हुई दुर्घटना के बाद दिवालिया हो गई थी, जिसे उन्होंने बोली में भारी कीमत पर खरीदा था और जिससे पूंजी की चेन टूट गई थी, तब से गौरव समझ गया था इस जीवन में उसकी नियति एक साधारण जमींदार से ज्यादा कुछ नहीं थी। गौरव अपनी थोड़ी सी मेहनत और अपने माता पिता की थोड़ी सी मदद से आखिरकार इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। आज का दिन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन होगा। वह पहले से ही सोच रहा था कि कैसे जश्न मनाए। आगे की शानदार जिंदगी को याद करते हुए गौरव सड़क पर चल रहा था। उसकी आंखें दूसरों को देखकर मुस्कुरा रही थीं, जिससे कई राहगीर अजीब भावों से उसकी ओर देखने लगे। लेकिन गौरव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। संघर्षरत मजदूर उसके दिल में इस समय जो खुशी थी, उसे कैसे समझ सकते थे। गौरव चलते चलते और सोचते हुए हाउसिंग मैनेजमेंट ब्यूरो का गेट नजर आ गया। अचानक उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द हुआ। इसके बाद उसकी दृष्टि केवल काले और सफ़ेद तक सीमित हो गई और चक्कर आने के साथ वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह उसके आसपास के लोगों की विस्मयकारी आवाज थी। गौरव ने अपना सिर हिलाया, अपनी दृष्टि के धीरे धीरे साफ होने का इंतजार करते हुए। ये कहाँ है? क्या उसे पहले ही अस्पताल भेज दिया गया है? गौरव मदद नहीं कर सका और इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कक्षा पर पड़ी जिसमें करीने से सजाए गए डेस्क की कतारें थीं। लेकिन इससे पहले कि वह देखना समाप्त कर पाता, अचानक उसके बगल से एक सख्त आवाज आई, छात्र कृपया परीक्षा के दौरान इधर उधर न देखें। कृपया अपने पेपर का उत्तर ध्यान से दें, परीक्षा समाप्त होने वाली है। गौरव ने ऊपर देखा और देखा कि चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके बगल में सख्ती से खड़ा है। इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर गौरव ने सहज ही अपना सिर नीचे कर लिया, मानो किसी दबाव में हो। फिर उसे होश आया। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? नहीं, अगर उसे चोट लगी है तो क्या उसे अस्पताल नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या अब अस्पताल में दाखिल होने से पहले उसे परीक्षा देनी होगी? गौरव को पहले वाला तेज सिरदर्द और चक्कर आना साफ याद था, लेकिन अब आसपास का माहौल उसे हतप्रभ कर रहा था और साथ ही वह अधेड़ उम्र का आदमी भी उसे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। गौरव सोच रहा था कि उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को कहाँ देखा था। तभी उसकी नज़र मेज पर रखे 2 सफ़ेद कागज़ों पर पड़ी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उन सफ़ेद कागज़ों को उठाकर देखने लगा, और जैसे ही उसने उन्हें पलटा, उसे स्याही और कागज़ के मिश्रण की गंध आई, मानो ताज़ा छपा हो। उसे आश्चर्य हुआ कि कागज़ इतना लंबा क्यों था और यह सब अंग्रेजी में क्यों था। कोई बात नहीं, हालांकि गौरव ने कॉलेज में CET 4 और CET 6 पास कर लिया था, लेकिन काम शुरू करने के बाद उसकी अंग्रेजी धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, क्योंकि उसे अंग्रेजी इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं मिला। अचानक गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर 3 हिस्से घबराहट, 3 हिस्से संदेह और 4 हिस्से अविश्वास के भाव थे, भावनाओं का एक सटीक पाई चार्ट। उसने बड़े लंबे सफ़ेद कागज़ के ऊपर कई बड़े चौकोर अक्षर छपे देखे। 2016 राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा, गुआंगडोंग जियांगसू खंड, अंग्रेजी। यह कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। हालांकि शीर्षक थोड़ा लंबा था और गौरव पहले ही कॉलेज से स्नातक हो चुका था और कई सालों से काम कर रहा था, फिर भी उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह अपने हाथ के पिछले हिस्से पर चुटकी काटी। साफ दर्द से गौरव की पीठ पर तुरंत ठंडे पसीने की एक परत सी उभर आई। और उसके हाथ का पिछला हिस्सा इतना सफ़ेद क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है? गौरव ने जल्दी से अपना चेहरा छुआ, लेकिन उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, बस उसकी त्वचा ज्यादा मुलायम हो गई थी। उसे अब ये भी याद आ गया कि वह अधेड़ उम्र का आदमी कौन था। क्या वह हाई स्कूल के पहले साल का उसका होमरूम टीचर नहीं था? बस उसका चेहरा उस समय से कहीं ज्यादा जवान लग रहा था जब वह बाद में स्कूल गया था।
गौरव खुद को अपने आसपास की चीजों पर नजर डालने से नहीं रोक सका। वह इस समय कक्षा की पिछली पंक्ति में था, जिससे वह कक्षा का ज्यादातर हिस्सा आसानी से देख पा रहा था। एक एक करके छात्र अपनी करीने से सजी मेजों पर झुके हुए चुपचाप अपनी परीक्षा की कॉपियां लिख रहे थे, और मंच पर एक और बुजुर्ग शिक्षक कमरे को इधर उधर से देख रहा था। लेकिन उसकी नजरें बार बार उसकी ओर क्यों घूम रही थीं? शायद गौरव के पहले के असामान्य व्यवहार ने उसका ध्यान खींचा था। जैसे ही शिक्षक आगे बढ़े, उसने ब्लैकबोर्ड पर वे शब्द प्रकट कर दिए जिन्हें वह छिपा रहा था। उन पर परीक्षा का विषय, परीक्षा का समय, निरीक्षक की जानकारी वगैरह साफ साफ लिखी थी। अपनी नज़र ऊपर की ओर घुमाने पर उसे ब्लैकबोर्ड के ऊपर लिखे कई प्रेरक नारे दिखाई दिए। गौरव ने अपनी कलाई उठाई और उस पर लगी यांत्रिक घड़ी की ओर देखा। ब्लैकबोर्ड पर लिखे परीक्षा के अंत में अभी 10 मिनट से ज्यादा समय बाकी था। हालांकि अब वह चाहता था कि वह तुरंत बाहर निकलकर अपने अनुमान की पुष्टि के लिए कोई शीशा ढूंढ ले, फिर भी उसने खुद को कुछ देर के लिए शांत होने के लिए मजबूर किया। क्योंकि अगर यह सब सच था, तो ये पल उसके और आसपास के परीक्षार्थियों के लिए जिंदगी का एक बेहद अहम पल था। अगर वह बिना सोचे समझे बाहर निकल जाता, तो शायद बाद में उसकी आलोचना होती। इसलिए उसने परीक्षा खत्म होने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करने का फैसला किया। ये सोचकर गौरव ने अपने हाथ में लिए परीक्षा के पेपर को पलटा। उत्तर पुस्तिका पहले से ही पूरी तरह भरी हुई थी, मानो पूरी हो चुकी हो, जिससे उसने राहत की सांस ली। अन्यथा इतने सालों के बाद वह वास्तव में इन विषयों को संभाल नहीं पाएगा, और अंग्रेजी पहले से ही अंतिम थी। कागज पर लिखावट भी उसकी अपनी लिखावट जैसी लग रही थी, केवल इस समय स्ट्रोक अधिक अपरिपक्व लग रहे थे। परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षार्थियों, कृपया तुरंत उत्तर देना बंद करें। प्रश्नपत्रों को लेने के दौरान परीक्षार्थियों, कृपया शांत रहें। परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षार्थियों, कृपया। अपना नाम और परीक्षा प्रवेश टिकट नंबर की जांच करने के बाद गौरव ने पेपर निरीक्षक को दे दिया जो इसे लेने आया था, और फिर चुपचाप निरीक्षक द्वारा पेपर गिनने का इंतजार किया। केवल जब निरीक्षक ने उन्हें परीक्षा कक्ष छोड़ने का आदेश दिया, तब गौरव उठा और शौचालय की ओर भागा। कक्षा में काफी छात्र थे जो गौरव की तरह शौचालय की ओर भागे। चूंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय बहुत कीमती होता है, और परीक्षा के दौरान शौचालय जाने की प्रक्रिया भी काफी परेशानी भरी होती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे रोककर रखना पसंद करते हैं, भले ही उन्हें कोई जरूरी काम हो। इसलिए परीक्षा खत्म होने के बाद अक्सर शौचालय सबसे पहले भर जाते हैं। जब गौरव ने शौचालय के सिंक के ऊपर लगे आईने में अपना थोड़ा अपरिपक्व चेहरा देखा, तो हालांकि वह मानसिक रूप से पहले से ही तैयार था, फिर भी वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। क्या मैं पुनर्जन्म ले रहा हूँ? इस समय शौचालय से आ रही शोरगुल की आवाजें उसकी फुसफुसाहट को दबा रही थीं, और सिर्फ वही जानता था कि उस वाक्य का उसके लिए क्या मतलब था। नल खोलकर उसने अपने चेहरे पर बेतरतीब ढंग से पानी छिड़का, जब तक कि उसका कॉलर और चेहरा पूरी तरह भीग नहीं गया। फिर उसने पानी पीना बंद कर दिया। जटिल भावनाओं के साथ उसने आईने में प्रतिबिंबित उस युवा आकृति को फिर से देखा। उसके थोड़े बिखरे बिखरे बालों में पानी की बूंदें थीं, कुछ उसकी तलवार जैसी भौहों पर टपक रही थीं, और कुछ उसकी उभरी हुई नाक से सिंह पर टपक रही थीं। गौरव हमेशा से मानता था कि एक सच्चा सुंदर आदमी अपना माथा दिखाने की हिम्मत रखता है, इसलिए उसने मिडिल स्कूल से ही अपने बाल छोटे रखे थे। उसका चेहरा उसके पिता जैसा था, थोड़ा मुलायम जबड़े के साथ, न कि आजकल ज्यादातर लोगों का तीखा वी आकार का चेहरा। इस चेहरे की बनावट एक मर्दाना आभा बिखेरती थी, और हालांकि वह अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था, फिर भी वह पहले से ही काफी सुंदर था। गौरव को याद आया कि आखिरी बार उसने कॉलेज के पहले साल में ही अपने चेहरे को इतना कोलेजन से भरा देखा था। अपने अंतिम वर्ष के बाद इंटर्नशिप और अपने परिवार के निर्माण स्थलों पर लगातार भागदौड़ के कारण वह पूरे दिन हवा और धूप में रहता था। धीरे धीरे वह सूखे मांस जैसा हो गया, और उसने धीरे धीरे अपने रूप रंग पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब उसे ये देखकर उसे सचमुच अपने जवान शरीर की याद आ गई। भाई, क्या तुमने नहाना धोना बंद कर दिया? उसके पीछे इंतजार कर रहा छात्र उसे इतनी देर तक शीशे में घूरता देख आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। गौरव को होश आया। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कई लोग पहले से ही कतार में खड़े थे। उसने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया, माफी मांगी और फिर सिंक से बाहर निकल गया। किंशुए भवन, स्कूल की यह मुख्य इमारत दोनों तरफ की दो सहायक इमारतों और स्कूल के गेट के साथ एक चौकोर आकार में थी, जिसके बीच में एक खेल का मैदान था। ये खेल का मैदान था जहां पहले और दूसरे साल के हाई स्कूल के छात्र आमतौर पर झंडा फहराने की रस्में निभाते थे और व्यायाम करते थे, लेकिन तीसरे साल में प्रवेश करने के बाद ये गतिविधियां उनकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहीं। इस समय गौरव तीसरी मंजिल पर गलियारे के जोड़ पर खड़ा था। उसके हाथ संगमरमर की रेलिंग पर टिके थे, उसकी ठुड्डी उसके हाथ पर टिकी थी। वह खेल के मैदान में भीड़ भाड़ को कुछ बेरुखी से देख रहा था। परीक्षा अभी अभी खत्म हुई थी, और स्कूल के परीक्षा कार्यालय को गेट खोलने और छात्रों को जाने देने से पहले परीक्षा के पेपर दोबारा गिनने थे। तो इस समय खेल का मैदान परीक्षार्थियों से खचाखच भरा हुआ था, जो स्कूल के गेट के चारों ओर फैले हुए थे।
हालांकि गेट अभी खुला नहीं था, फिर भी परीक्षा के बाद छात्रों के उत्साह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। परिचित छात्र 2-2, 3-3 के समूह में इकट्ठा होकर अपने भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। स्कूल के गेट के बाहर अपने बच्चों को लेने के लिए इंतजार कर रहे अभिभावक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऊपर से नीचे देखने पर स्कूल के गेट को केंद्र रेखा बनाकर दोनों ओर दो अलग अलग काली लहरें उठती हुई दिखाई दे रही थीं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंत का शायद सभी तृतीय वर्ष के हाई स्कूल के छात्रों को बेसब्री से इंतजार रहता था, और जिनके परिणाम असंतोषजनक थे वे तो और भी ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि इसका मतलब था कि अब कोई भी शिक्षक उन पर लगातार नजर नहीं रखेगा, जिससे उन्हें असीम आज़ादी का एहसास होगा। कुछ लोगों को लगता था कि इतनी कम उम्र में समाज में प्रवेश करना और पैसा कमाना एक अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि 10,000 में से एक भी सचमुच बॉस नहीं बन पाता, और उनमें से ज्यादातर को अपने परिवारों से भी मदद मिलती है। ज्यादातर लोगों को समाज में प्रवेश करने के बाद दुख के साथ पता चलता कि जुलाई में ईंटें छूने पर इतनी गर्म क्यों होती हैं। गौरव के विचार भटक रहे थे, तभी परीक्षा कार्यालय ने आखिरकार कागजों की गिनती पूरी कर ली। जैसे ही स्कूल का वापस लेने योग्य गेट दोनों तरफ खुला, चौक में बिखरे छात्र स्कूल के गेट की ओर ऐसे उमड़ पड़े जैसे नदियां समुद्र में मिल रही हों। जो माता पिता काफी देर से बाहर इंतजार कर रहे थे, वे भी भीड़ में अपने बच्चों को ढूंढते हुए आगे बढ़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे दो काली लहरें मिल रही हों। वहां माताएं अपने बच्चों को खींच रही थीं और लगातार बातें कर रही थीं, और पिता भी, जो कुछ बातें करने के बाद अपने बच्चों के कंधों पर बाहें डालकर चुपचाप वापस चले गए। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो माइक्रोफोन लिए हुए पत्रकारों जैसे लग रहे थे, उनके पीछे कैमरामैन थे जो भारी उपकरण लिए पसीने से तरबतर पत्रकारों के पीछे पीछे भाग रहे थे। गौरव ने तब तक इंतजार किया जब तक कि ज्यादातर भीड़ तितर बितर नहीं हो गई, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा। धीरे धीरे कम होती भीड़ के साथ जब वह धीरे धीरे स्कूल के गेट से बाहर निकला, तो उसने तुरंत स्कूल के गेट के दाईं ओर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़े एक व्यक्ति को देखा। उस महिला ने घुटनों तक की सफेद पोशाक पहनी हुई थी, कमर पर एक काली बेल्ट लटकी हुई थी जिसे कंधे पर एक खाकी क्रॉस बॉडी बैग के साथ बुना गया था, और पैरों में काले नुकीले चमड़े के सपाट जूते थे। हालांकि उसके कपड़े सादे थे, फिर भी वह एक सुरुचिपूर्ण और कुलीन भाव प्रकट कर रही थी। उसके चिकने कंधों तक लंबे बाल थोड़े तांबे के रंग के थे, जिनके सिरे स्वाभाविक रूप से घुंघराले थे। उसके बाएं तरफ के बाल कान के पीछे बंधे हुए थे, जबकि दाएं तरफ के बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधे पर लटके हुए थे और उसकी छाती तक गिर रहे थे, जो उसके सौम्य स्वभाव को पूरी तरह से दर्शा रहे थे। कभी कभी हवा का एक झोंका आता और लंबे बालों की कुछ लंटें, जो उसके कानों से बंधी नहीं रहना चाहती थीं, उसके गालों पर आ जातीं। उस महिला के गोरे दाहिने हाथ में एक छाता था, और उसका बायां हाथ कभी कभी उसके कान पर फिरकर उन बिखरे बालों को सहला देता। इस समय उस महिला ने भी गौरव की निगाहों को देखा और मुड़कर देखा। माँ, बिल्कुल सही, यह महिला गौरव की माँ थी, त्रिशा। चाहे वह उसके पिछले जन्म में रही हो या इस जन्म में। अरे बच्चे, बाकी सब तो लगभग चले ही गए, अभी बाहर क्यों आ रहे हो? कहीं और खेलने गए थे क्या? त्रिशा ने हल्की शिकायत के साथ कहा, क्योंकि जून का मौसम काफी गर्म था। पिछले सालों के उलट कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दिनों में आमतौर पर बारिश होती थी। नहीं, गेट पर बहुत सारे लोग जमा थे और स्कूल का गेट कुछ देर तक नहीं खुला, इसलिए मैंने उन्हें पहले अंदर घुसने दिया। मैं कक्षा में रुका और नीचे आने से पहले थोड़ी देर इस बड़ी का आनंद लिया। गौरव ने झूठ बोला। उसने अपने पुनर्जन्म का राज अपने तक ही सीमित रखने की सोची, ताकि वह अपने पेट में सड़ता रहे। अरे बदमाश, तुमने अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ बेवकूफ़ी से इंतजार करके तकलीफ में डाल दिया, इस डर से कि मेरा प्यारा बेटा बाहर आने पर किसी को ना पाले। अफसोस, बेटे बड़े होते हैं और उनके अपने विचार होते हैं, त्रिशा ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा। नहीं माँ, आप कार में क्यों नहीं रुकी? बाहर कितनी धूप है। गौरव कुछ चिढ़ा हुआ और हंसा हुआ था। उसकी बूढ़ी माँ में अब भी वही युवा और चंचल मन था जो उसे याद था। अब उसके पति की कंपनी फल फूल रही थी, और हालांकि उसका बेटा बचपन में थोड़ा शरारती था, हाई स्कूल के बाद से वह धीरे धीरे शांत हो गया था और अपनी पढ़ाई में बहुत आत्मप्रेरित था। उसके सबसे छोटे बेटे ने हमेशा उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और उसका शैक्षणिक प्रदर्शन हमेशा सर्वश्रेष्ठ में से एक रहा था। त्रिशा को लगता था कि उसका वर्तमान जीवन बहुत अच्छा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसलिए उसकी मानसिकता बहुत युवा थी। बाद में जब पारिवारिक कंपनी मुश्किलों में घिरी तो उसे कंपनी के कामों में शामिल होना पड़ा। उसे और भी ज्यादा चिंताएं होने लगी, और धीरे धीरे उसमें अधिकार का भाव आ गया। अब वह पहले जैसी चंचल नहीं रही। आज परीक्षा का आखिरी विषय है, इसलिए सभी अभिभावक अपने बच्चों को लेने आए थे। मुझे पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है, और तुम अपना फ़ोन नहीं लाए, इसलिए मुझे आकर तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा। ये कहते हुए त्रिशा भी असहाय लग रही थी। स्कूल गेट के बाहर सड़क अब पूरी तरह से जाम हो गई थी। सड़क के दोनों ओर गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ कम ध्यान रखने वाले अभिभावकों ने तो सुविधानुसार अपनी गाड़ियां सीधे लेन में ही खड़ी कर दी, जिससे सड़क और भी ज्यादा जाम हो गई।
चलो इन परेशान करने वाली बातों पर बात नहीं करते। परीक्षा कैसी रही, क्या तुम आश्वस्त हो? त्रिशा ने उन परेशान करने वाली बातों को एक तरफ रख दिया और गौरव के परीक्षा प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया। चिंता मत करो माँ, कोई बात नहीं। आखिरकार गौरव अपने पिछले जीवन में एक बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे चुका था। इस समय आत्मविश्वास की बात तो दूर, अगर उसे बहुत ज्यादा चौंकाने का डर न हो तो वह सीधे सीधे अपने अनुभव भी बता सकता था। चलो माँ, आज रात तुम्हें एक शानदार भोजन पर आमंत्रित कर रही हैं। अपने पिता को अपने काम में व्यस्त रहने दो। त्रिशा ने गौरव का हाथ खींचा और जहां कार खड़ी थी वहां चली गई। गौरव स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके पिता हाल ही में किस काम में व्यस्त थे और यही वह प्रोजेक्ट था जिसके कारण पारिवारिक कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई। उसने अगली बार घर आने पर अपने पिता से बात करने की योजना बनाई। हालांकि उसे इस बारे में ध्यान से सोचना था कि इस मुद्दे को और अधिक ठोस तरीके से कैसे उठाया जाए, क्योंकि उसके पिता की नज़र में वह बस एक थोड़े बड़े बच्चे थे। गौरव त्रिशा के साथ लोगों की भीड़ के बीच चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सड़क के किनारे कारें धीरे धीरे कम होती गईं। वे एक सफ़ेद सेडान के पास पहुंचकर रुक गईं। यह एक 2016 पोर्श पैनामेरा थी, जिसकी मुलायम बॉडी लाइन्स ऐसे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक उपयुक्त पारिवारिक कार बनाती थीं। त्रिशा ने छाता गौरव को दिया, फिर अपना सिर झुकाकर अपने क्रॉस बॉडी बैग में हाथ डाला, कार की चाबी निकाली और उसे अनलॉक किया। पोर्श की क्लासिक फ्रॉग आई हेडलाइट्स 2 बार चमकीं। गौरव ने पिछला दरवाज़ा खोला, अपना बैग अंदर डाला, फिर दूसरी तरफ वाली पैसेंजर सीट पर चला गया। कार के इंटीरियर का रंग मुख्यतः लाल था और काली रेखाएं उसे आकर्षक बना रही थीं, जिससे वह खूबसूरत और भव्य तो लग रही थी, साथ ही उसमें स्पोर्टीनेस का भी तड़का लग रहा था। ये त्रिशा के व्यक्तित्व पर काफी जंच रहा था। सीटों के बेहतरीन बस्तियाई ने गौरव को आराम से खींचने और फिर हेडरेस्ट पर पीछे झुकने की अनुमति दी। उसका पूरा शरीर एकदम आरामदायक मुद्रा में था। उसने अभी अभी पुनर्जन्म जैसी बड़ी घटना का अनुभव किया था और वह अभी भी मानसिक रूप से बहुत थका हुआ था। जब कार भीड़भाड़ वाले स्कूल सेक्शन से निकलकर मुख्य सड़क पर आराम से पहुंची तो त्रिशा को आखिरकार गौरव से पूछने का समय मिला, बताओ आज रात क्या खाना है? माँ तुम्हें ले जाएंगी। गौरव एक अमीर परिवार में पला बड़ा था, इसलिए उसे किसी खास चीज की तलब नहीं थी। इस पल उसे अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव याद आ रहे थे, कभी कभी निर्माण स्थलों पर देर रात तक काम करना और फिर उनमें से एक समूह पास में बियर के साथ क्रेफिश खाने जाता था। ये सोचकर गौरव आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। सोच रहा था कि क्या उसे इस जन्म में फिर से उनके साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिलेगा। बेशक गौरव इस बार खाने के लिए उन्हें खास तौर पर नहीं ढूंढेगा, वे तो बस सहकर्मी थे जिनके साथ उसका मेलजोल था। वह बस इतना ही कह सका, किस्मत का फैसला होने दो। अपनी पिछली जिंदगी के उस दृश्य को याद करते हुए और ये देखते हुए कि जून में क्रेफिश खाने का मौसम होता है, गौरव ने तुरंत सुझाव दिया, कैसे हम क्रेफिश खाने चलें? कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले इतना सादा खाना खाने के बाद मुझे इसकी तलब लग रही है। ठीक है, तो पहले तुम कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ लो। हालांकि त्रिशा को चिकना तेज स्वाद वाला खाना ज्यादा पसंद नहीं था, उसे कभी कभी अपने परिवार के साथ इसे खाने जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उसने अपना फोन गौरव को देते हुए उसे किसी रिव्यू ऐप पर कोई उच्च रेटेड रेस्टोरेंट ढूंढने को कहा, क्योंकि उसे क्रेफिश परोसने वाले रेस्टोरेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में गौरव और उसके साथी हमेशा निर्माण स्थल के पास खुले में बने खाने पीने के स्टॉल पर खाना खाते थे। आखिरकार निर्माण स्थलों पर काम करने वाले पुरुषों का एक समूह किसी शानदार रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी नहीं जमता था। हालांकि त्रिशा की थोड़ी सी जीपी को देखते हुए गौरव ने समझदारी से किसी फूड स्टॉल का सुझाव नहीं दिया। उसने आज्ञाकारी ढंग से फोन अनलॉक किया और ढूंढना शुरू कर दिया। रेटिंग और घर से नज़दीकी के आधार पर उसे एक रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम काफ़ी अच्छा था, यिपिन लॉबस्टर रेस्टोरेंट। प्रति व्यक्ति औसत किराया लगभग 200 से 300 युआन था। आखिरकार क्रेफिश कोई महंगी सामग्री नहीं थी, इसलिए कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। नेविगेशन सेट करने के बाद गौरव ने अनुमान लगाया कि अभी काफ़ी समय बाकी है, इसलिए वह अपनी सीट पर आराम से लेट गया। हुआ देश में घरेलू कारों का विकास अभी भी अच्छा था और कीमतें सस्ती थीं। यूजियांग प्रांत की राजधानी होने के कारण गुआंगयांग शहर में कारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए ट्रैफिक जाम आम बात थी। ड्राइव के दौरान त्रिशा ने गौरव के स्कूली जीवन के बारे में पूछा। जब से गौरव ने हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में प्रवेश किया था, त्रिशा ने उसके लिए स्कूल के पास एक घर किराए पर ले लिया था। हालात स्कूल के छात्रावास से कहीं बेहतर थे और उसके लिए स्कूल जाना सुविधाजनक था। छात्रावास के साथ ही उसे किसी भी काम में परेशान नहीं करते थे और वह शाम को स्वर अध्ययन के लिए स्कूल जा सकता था। कभी कभी सप्ताहांत में जब छात्रों को अपने रहने के कमरे व्यवस्थित करने के लिए आधे दिन की छुट्टी मिलती थी, तो गौरव घर जाकर अपने माता पिता के साथ खाना खा सकता था। और जब गौरव के पिता अजय कभी कभी काम में व्यस्त होते थे और घर पर नहीं होते थे, तो त्रिशा भी अपने बेटे के साथ आकर रहती थी और उसके लिए खाना बनाती थी।
अन्य दिनों में गौरव ज्यादातर स्कूल के कैफेटेरिया से ही खाना खा लेता था। दोनों बातें करते हुए कार धीरे धीरे उनके गंतव्य के करीब पहुंच गई। यिपिन लॉबस्टर रेस्टोरेंट तियानई शॉपिंग सेंटर में स्थित था, जो एक ऐसा शॉपिंग सेंटर है जहां भोजन, मनोरंजन और आराम का एक अनूठा संगम है। पैनामेरा शॉपिंग सेंटर के भूमिगत पार्किंग स्थल के प्रवेश द्वार पर मुड़ी। पार्किंग के बाद माँ बेटे लिफ्ट से शॉपिंग सेंटर की 5वीं मंजिल पर पहुंचे और तुरंत लॉबस्टर रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। पूरे लॉबस्टर रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी थी और कांच की दीवारों से पता चल रहा था कि वह लगभग ग्राहकों से भरा हुआ था। नमस्ते, कितने लोग? 2। ये रहा मेरा रिजर्वेशन कंफर्मेशन। गौरव ने त्रिशा का फोन लिया, रिजर्वेशन QR कोड खोला और फ्रंट डेस्क स्टाफ को उसे स्कैन करने दिया। फिर एक वेटर दोनों को रेस्टोरेंट में ले गया। उनके बैठने के बाद उन्हें एक टैबलेट कंप्यूटर दिया गया जिसमें तरह तरह के व्यंजन प्रदर्शित थे, जिन पर सिग्नेचर डिश जैसे लेबल भी लगे थे। ग्राहक टैबलेट कंप्यूटर पर मौजूद सामग्री के आधार पर खुद ऑर्डर कर सकते थे, जो समय बचाने वाला और सुविधाजनक था। ये देखकर कि दोनों ग्राहक पहले से ही इस प्रक्रिया से परिचित थे और क्या ऑर्डर करना है, सर्विस स्टाफ ने थोड़ा झुककर अगले ग्राहक की सेवा शुरू कर दी। आखिरकार गौरव ने त्रिशा के स्वाद का ध्यान रखते हुए 2 कट्टे सिग्नेचर गार्लिक फ्लेवर वाले क्रेफिश, 2 कट्टे सिग्नेचर ब्रेज्ड क्रेफिश, 1 कट्टे 13 मसालों वाले क्रेफिश, साथ में 1 प्लेट मसले हुए खीरे, काली फफूंद की एक ठंडी डिश और एक पारदर्शी नूडल सूप का ऑर्डर दिया। जब ऑर्डर की गई क्रेफिश पहुंची तो गौरव अपनी दूरदर्शिता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। त्रिशा ने गौरव के साथ केवल 10 से भी कम क्रेफिश खाईं, फिर उसने बचे हुए मसले हुए खीरे और ठंडी काली फफूंद पर ध्यान केंद्रित किया और उन दोनों व्यंजनों के साथ नूडल्स खाने लगी। गौरव ने उसे कितनी भी मनाने की कोशिश की, उसने और खाने से इनकार कर दिया। कोई चारा न होने पर गौरव को बाकी खाना खुद ही खत्म करना पड़ा। खुशकिस्मती से 5 किलो क्रेफिश बहुत ज्यादा लग रही थीं, लेकिन उनके छिलके उतारने और उन्हें काटने के बाद गौरव उन्हें खुद ही खत्म कर पाया। बस छिलके उतारना थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार त्रिशा ने देखा कि उसका बेटा उन्हें खुद ही छीलने में मुश्किल महसूस कर रहा है, इसलिए उसने उसे झींगे के छिलके उतारने में मदद की और उसके बाद ही उन्होंने 5 किलो क्रेफिश खत्म की। रात के खाने के बाद दोनों घर जाने की तैयारी में एस्केलेटर से पार्किंग गैराज की ओर बढ़े। लेकिन पहली मंजिल पर पहुंचने पर हॉल में जमा भीड़ ने उनका ध्यान खींचा और बीच बीच में अंदर से शोरगुल की आवाजें भी उठ रही थीं। दोनों उत्सुकता से देखने के लिए वहां गए। घेरे के बीच में एक पुरुष और एक महिला बहस कर रहे थे और बात अंततः मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि पुरुष के अंतर्निहित शारीरिक लाभ के कारण महिला में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं दिख रही थी। आसपास की भीड़ में हो रही बातचीत से पता चल रहा था कि ये दोनों शायद कोई शादीशुदा जोड़ा था जो खरीदारी को लेकर झगड़ पड़ा था। पास में ही किसी ने पुलिस को फोन करने के लिए फोन निकाल लिया था, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। गौरव को थोड़ा दुखी देखकर त्रिशा ने पूछा, क्या तुम ऊपर जाकर बीच बचाव करना चाहते हो? मुझे लगता है कि वो आदमी उसे बहुत जोर से मार रहा है। आज तुम्हारी बुढ़िया तुम्हें पहला सबक सिखाएगी। जब बाहर इस तरह की बहस या झगड़े हों और तुम्हारे पास इतनी ताकत न हो तो हीरो बनने की कोशिश मत करना। पुलिस को बुलाना ही सबसे अच्छी मदद है, खासकर ऐसे वैवाहिक झगड़ों में। क्यों? क्योंकि जो आदमी दिन दहाड़े किसी औरत को ऐसे पीट सकता है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती। अगर तुम अभी ऊपर जाओगी तो उसे इस बात का और भी ज्यादा एहसास हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? लक्ष्य बदलो। बिल्कुल। त्रिशा के चेहरे पर एक सीखने लायक भाव था और उसने आगे कहा, अगर तुम कमजोर होकर हीरो बनने की कोशिश करोगे और लड़ाई हार जाओगे तो अस्पताल पहुंच जाओगे और ये सब बेकार है। ये सुनकर गौरव सोच में पड़ गया। 1000 सोने के सिक्कों का बेटा हॉल के किनारे नहीं बैठता। उसके पिछले जन्म में कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के कुछ समय बाद ही उसके परिवार में बदलाव आया था। ग्रेजुएशन के बाद वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने चला गया और उसकी मां को उसे ये बातें बताने का मौका ही नहीं मिला। तो अगर मैं लड़ाई जीत गई तो क्या होगा? अगर तुम जीत गई तो इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार रहना। अगर तुम ये खर्च नहीं उठा सकती तो उस जोड़े के लिए मुजरिम बनने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर त्रिशा मुड़ी और अपना बैग लेकर चली गई। वर्दीधारी कानून प्रवर्तन अधिकारी पहले से ही मॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दे रहे थे। जोंगचेंग गार्डन ये समुदाय जोंगहे जिले के केंद्र में स्थित है। वर्तमान में गुआंगयांग शहर के सबसे प्रीमियम ऊंचे आवासों में से एक माना जाता है। कुछ साल बाद गौरव के दृष्टिकोण के साथ भी यह अभी भी शीर्ष स्तर का था और आने वाले वर्षों में संपत्ति की कीमतें दोगुनी होने की उम्मीद थी। समुदाय से बाहर निकलने पर दाईं ओर मुड़ने पर सीधे मेट्रो और वाणिज्यिक जिले की ओर जाता है। स्काईब्रिज के माध्यम से सड़क पार करने पर लिंजियांग पार्क पहुंचता है। ये गुआंगयांग शहर का एक प्रसिद्ध आकर्षण है। यांग नदी के पर्यटन के लिए बोर्डिंग पॉइंट और आसपास के निवासियों के लिए भोजन के बाद टहलने के लिए एक अच्छी जगह है। गौरव के परिवार की बिल्डिंगें इस समुदाय की सबसे अच्छी जगह पर स्थित इमारतों में से एक है। आखिरकार उसके परिवार की कंपनी घर बनाती है
इसलिए उनके लिए कुछ घर अपने पास रखना स्वाभाविक है। बिल्डिंग ए, 26वीं मंजिल। माँ, मैं अब अपने कमरे में वापस जाता हूँ। गौरव घर पहुंचकर जल्दी से नहाया और अपने कमरे में वापस चला गया। उसका मन तरह तरह के विचारों से भरा हुआ था और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए उसे कुछ समय अकेले में चाहिए था। शुभ रात्रि। आज तुम्हारी परीक्षाएं अभी अभी समाप्त हुई हैं, ज्यादा देर तक मत जागना। जल्दी आराम कर लो। त्रिशा ने भी गौरव के चेहरे पर थकान देखी, जवाब दिया और नहाने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। गौरव ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया। फिर उसने एक साइज का कागज़ लिया, अपनी मेज़ पर बैठ गया और उस पर जेल पेन से लिखने और चित्र बनाने लगा। पहले तो ये साल 2016 है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में लॉटरी या शेयर बाजार के रुझानों पर ध्यान नहीं दिया था और अब तो आभासी मुद्राएं भी बेकाबू हो गई हैं। ये रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। गौरव ने पहले सोचा कि क्या वह अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके सोने का पहला खजाना कमा पाएगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे बस इतना याद है कि भविष्य में गुआंगयांग शहर कहाँ विकसित होगा, कहाँ सबवे बनेंगे और कहाँ तोड़फोड़ होगी। ये रास्ते बिना पूंजी के नहीं चल सकते। बिल्कुल, मैं अभी भी मकान मालिक बनने के लायक हूँ, लेकिन स्वर्ग मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करता। मैंने बड़ी मेहनत से 1 दर्जन अपार्टमेंट जमा किए हैं। आह! गौरव ने बेबसी से आह भरी। वह असल में अपनी काबिलियत से पैसा कमाना चाहता था, लेकिन हकीकत ने उसे इसकी इजाज़त नहीं दी। उसके पास अपने माता पिता पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिन्हें गौरव ने बेहद असहाय बताया। गौरव ने A4 पेपर को मोड़ा, फाड़ा और पास के कूड़ेदान में फेंक दिया, फिर एक नया पेपर लिया। सबसे पहले मुझे पिताजी को शहर के पूर्व में 08 नंबर वाला प्लॉट लेने से रोकना होगा। गौरव ने A4 पेपर पर 08 नंबर लिखा। गुआंगयांग शहर हाल ही में मेट्रो लाइन 5 को और पूर्व की ओर बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। सर्वेक्षण के बाद सभी प्रमुख कंपनियों का मानना था कि लाइन 5 का निर्माण 08 नंबर वाले प्लॉट की ओर होने की सबसे अधिक संभावना है। गौरव के परिवार की जिंगहुआ रियल एस्टेट कंपनी इस समय धन जुटा रही थी और 08 नंबर वाले प्लॉट के लिए पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रही थी। गौरव के पिता का मानना था कि इस प्लॉट को हासिल करने से कंपनी की तरक्की में भारी उछाल आएगा, इसलिए इस बार वह पूरी ताकत लगाने और दांव लगाने के लिए तैयार थे। अजय हाल ही में इस प्लॉट पर शोध करने, विभिन्न आंकड़े इकट्ठा करने, अफवाहों के बारे में पूछताछ करने और चर्चा के लिए बैठकें करने में ओवरटाइम कर रहा था। यदि गौरव को अपने पिछले जीवन की यादें नहीं होती, तो वह ये भी सोचता कि इस भूखंड से मेट्रो लाइन गुजरने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस भूखंड की स्थिति वास्तव में स्थान और भूवैज्ञानिक स्थिति दोनों के संदर्भ में काफ़ी अच्छी थी। हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। जिंगहुआ कंपनी ने आखिरकार 08 भूखंड को भारी लागत से हासिल करने के बाद खुदाई करने वाले ने अभी कुछ फावड़े चलाए और खुदाई की ही थी कि कई झनझनाहट की आवाज़ों के साथ श्रमिकों ने मिट्टी से कई चीनी मिट्टी के टुकड़े निकाले। यह एक बड़ी समस्या थी। खबर फैलने और रिपोर्ट किए जाने के बाद विशेषज्ञ अगले दिन निर्माण स्थल पर जांच करने के लिए पहुंचे। अंत में ये निर्धारित किया गया कि नीचे एक प्राचीन मकबरा या अवशेष होने की संभावना है। खुदाई से निकले चीनी मिट्टी के टुकड़ों के आधार पर संभवतः भूगर्भीय हलचलों के कारण मिट्टी के बर्तन धरती की सतह पर आ गए थे और अंततः एक उत्खनन मशीन द्वारा उन्हें खोदकर निकाला गया। विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि अंतर्निहित संरचना संभवतः गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और तत्काल सुरक्षात्मक उत्खनन की आवश्यकता थी। इस प्रकार का उत्खनन सबसे धीमा होता है। कभी कभी मिट्टी को धीरे धीरे हटाने के लिए छोटे ब्रशों की भी आवश्यकता होती है। उत्खनन पूरा होने और सांस्कृतिक अवशेषों को हटा दिए जाने के बाद ही जिंगहुआ कंपनी इस भूखंड का विकास जारी रख सकती है। इस देरी के कारण काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुईं। भूखंड प्राप्त करने के बाद रियल एस्टेट कंपनियों को जल्दी से धन की वसूली करनी होती है। सबसे पहले वे बोली लगाकर कई निर्माण कंपनियों को एक साथ घर बनाने के लिए ढूंढती हैं। बेशक इन निर्माण कंपनियों के पास अग्रिम धनराशि देने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद उन्हें सबसे पहले बिक्री कार्यालय बनाना होगा, जो यथासंभव आलीशान होना चाहिए। इमारतों के लिए केवल नींव रखी जानी है, बस एक मोटा आकार। फिर सभी को ये बताने के लिए विभिन्न प्रचार कार्यक्रम शुरू होते हैं कि वे घर बना रहे हैं। इसके बाद वे ग्राहकों के लिए बंधक आवेदनों को सुगम बनाने के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं। फिर वे मॉडल के आधार पर सीधे बिक्री कर सकते हैं। जब तक ग्राहक बंधक के लिए आवेदन करता है, डेवलपर सीधे पूरा भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि घरों का निर्माण अभी शुरू ही हुआ है, फिर भी पैसा उनकी जेब में है। यह एक स्नोबॉल की तरह है जो कंपनी को और बड़ा बनाता जा रहा है। इस तरह के कार्यों में अगर कोई पर्याप्त साहसी है तो जोखिम लाभ अनुपात बेहद ऊंचा है। इस श्रृंखला की किसी भी कड़ी में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, अन्यथा ये पूंजी श्रृंखला को तोड़ देगी। सभी लेनदार कर्ज वसूलने के लिए आएंगे, जिससे वित्तीय संकट पैदा होगा। और अब इस भूखंड से किन राजवंश के इस अवशेष के मिलने के बाद आसपास के निर्माण कार्य निश्चित रूप से रुक गए हैं। मेट्रो कनेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए।
आशंका है कि जैसे ही ढाल सुरंग बनाने वाली मशीन चालू होगी, वे मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाएंगे। जैसी कि उम्मीद थी, शहर के पूर्व में 06 भूखंड की ओर मेट्रो का निर्माण किया गया। इसके अलावा बोली के दौरान 08 भूखंड बड़ी कंपनियों के निशाने पर था। कोई भी जिसके पास थोड़ी भी ताकत हो, वह इसके लिए कोशिश करना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि उसी समय नीलाम हो रहे 06 प्लॉट को एक छोटी कंपनी ने खरीद लिया, जिसे पता था कि वह बड़ी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपना लक्ष्य बदल दिया। इस अप्रत्याशित लाभ के जरिए वह उद्योग जगत में एक जानी मानी कंपनी बन गई, जिसके बारे में उसके कई साथी बड़े चाव से बात करते थे। गौरव इस जीवन में अपने परिवार के साथ ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। ये सोचते हुए उसने आधिकारिक वेबसाइट से बोली के दस्तावेज डाउनलोड किए और उनकी तुलना करने के लिए ऑनलाइन नक्शा खोला। उसे अपने पिता का मन बदलने के लिए एक विश्वसनीय कारण ढूंढना था। उसने ध्यान से 06 प्लॉट और उसके आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। रुको, यह क्या है? गौरव ने पाया कि जब उसने 06 प्लॉट को देखा तो एक सुनहरी रेखा दिखाई दी। उसने पलकें झपकाईं, अपनी आंखें बंद की और उन्हें रगड़ा, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वह उसे नहीं देख सका। इससे गौरव उलझन में पड़ गया। एक मतिभ्रम। गौरव को अपने हाल के कार्यों की याद आई। वह नक्शे का ध्यानपूर्वक विश्लेषण कर रहा था, क्योंकि उसे अजय को समझाने के लिए एक विश्वसनीय कारण खोजने की जरूरत थी। ये सोचते हुए गौरव ने फिर से 06 प्लॉट को गौर से देखा। निश्चित रूप से सुनहरी रेखा फिर से दिखाई दी। गौरव ने फिर उन क्षेत्रों की ओर देखा जो उसकी स्मृति में भविष्य में विकसित और निर्मित किए जाने वाले थे, और निश्चित रूप से उन सभी पर सुनहरी रेखाएं थीं, बस उनकी ठोसता अलग अलग थी। कुछ खोजबीन के बाद गौरव को आखिरकार इन सुनहरी रेखाओं का अर्थ समझ में आ गया। सुनहरी रेखा की लंबाई उस लक्ष्य की भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती थी जिस पर गौरव नजर रख रहा था, जबकि उसकी ठोसता घटना की निकटता का संकेत देती थी। समय जितना नजदीक आता गया, सुनहरी रेखा उतनी ही ठोस होती गई। ये सोचते हुए गौरव ने मेज पर रखे अपने आईफोन 6 को घूरा। उसने देखा कि फोन की सतह पर एक हल्की सी धूसर रेखा उभर रही है। हालांकि यह आईफोन 6 नया आया था, लेकिन ये सर्वविदित है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदते ही मूल्यह्रास कर देते हैं, इसलिए ये धूसर रेखा बता रही थी कि फोन धीरे धीरे मूल्यह्रास कर रहा है। गौरव पहले कुछ और लक्ष्यों के साथ प्रयोग करना चाहता था, लेकिन अचानक उसके मन में चक्कर आने लगा और उसके दिल में नींद की लहर दौड़ गई। उसने अनुमान लगाया कि वह शायद बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था और बहुत देर तक प्रयोग करता रहा, जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो गई। गौरव बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया, लड़खड़ाते हुए बिस्तर तक पहुंचा और गहरी नींद में गिर पड़ा। उसे बेडसाइड लैंप बंद करने का भी समय नहीं मिला। अगले दिन गौरव ने धीरे से आंखें खोली, आदतन बिस्तर पर आधा गोला घुमाया और फिर अंगड़ाई ली। अचानक उसे जैसे कुछ याद आया। उसने अपनी जांघों पर हाथ लपेटे और काप मछली की तरह उछलकर बैठ गया। वह बिस्तर से एक तरफ कूदा, नंगे पांव दौड़कर डेस्क तक गया, अपना फोन उठाया और उसे ध्यान से देखा। उफ, शुक्र है, यह कोई सपना नहीं था। फिर गौरव ने अपने अंगूठे से फोन की स्क्रीन अनलॉक की और स्क्रीन के बीच में डिजिटल तारीख और घड़ी देखी। 6:46 9 जून, सोमवार। पुनर्जन्म भी कोई सपना नहीं था। होश में आकर गौरव ने चार्जिंग केबल उठाए और अपना फोन प्लग इन किया। फिर वह खिड़की के पास गया, पर्दे खोले और यांग नदी की ओर बढ़ा। इस समय भोर हो चुकी थी। उगते सूरज ने झिलमिलाती नदी की सतह को सुनहरे रंग से रोशन कर दिया था और सुनहरी रेखाएं नाच रही थीं। गौरव को इन सुनहरी रेखाओं को देखकर असाधारण सुकून और एक अवर्णनीय संतुष्टि का एहसास हुआ। स्लाइडिंग दरवाजा खोलकर गौरव बालकनी में गया और कुछ गहरी सांसें लीं। ताज़ी हवा में नमी के कुछ झोंके मिले हुए थे। कुछ सांसें लेने के बाद गौरव नहाने के लिए बेडरूम के बाथरूम में लौट आया। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही गौरव ने देखा कि लिविंग रूम की बालकनी का स्लाइडिंग दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। इस समय त्रिशा बालकनी की ओर मुंह करके लिविंग रूम में बिछे योगा मैट पर बैठी थी। उसकी बाहें तरह तरह की मुद्राओं में बदल रही थीं। गौरव इस दृश्य का आदी हो चुका था। आखिरकार जल्दी सोना और जल्दी उठना ही जवान रहने का एकमात्र राज था। गौरव को जन्म देने के बाद से त्रिशा ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक यह आदत बनाए रखी थी। माँ, आप इतनी जल्दी उठ गईं। त्रिशा ने अपनी मुद्रा बनाए रखी और गौरव की ओर देखा। तुम उठ गईं। परीक्षाएं खत्म होने के बाद तुम ज्यादा क्यों नहीं सोईं? गौरव ने अपना मुंह थपथपाया और जम्हाई लेते हुए कहा, कोई चारा नहीं, मेरी जैविक घड़ी तो पहले से तय है। मैं बाद में धीरे धीरे इसे एडजस्ट कर लूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम चाहती हो कि माँ तुम्हारे लिए कुछ बनाए? जरूरत नहीं, तुम यहीं बैठी रहो। मैं टहलने जाती हूँ और कुछ तले हुए आटे की टिकियाँ और सोया दूध लाती हूँ। अरे वैसे क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? हालांकि गौरव को त्रिशा का जवाब पहले से ही पता था, फिर भी उसने हमेशा की तरह पूछा। जरूरत नहीं, मैं काम खत्म होने के बाद बस थोड़ा सा दलिया और दूध ले लूंगा। तुम्हें कम चिकनाई वाला खाना खाना चाहिए।
जैसी कि उम्मीद थी, त्रिशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया और गौरव को उपदेश देने का मौका भी ले लिया। ठीक है, तो मैं पहले निकल जाती हूँ। गौरव टीवी के बगल वाली छोटी चौकोर मेज पर गया, उस पर लगे दर्जन भर की चेन में से एक चाबी का गुच्छा सावधानी से उठाया और फिर चप्पल पहने ही दरवाजे से बाहर निकल गया। कभी कभी जल्दी में निकलते समय गलत चाबी हाथ लग जाना लाजमी था, शायद यही तो ज्यादा घर होने की परेशानी थी। रिहायशी इलाके में नीचे की ओर चलते हुए कुछ बुजुर्ग पहले से ही आराम से टहल रहे थे और कुछ अधेड़ उम्र की महिलाएं बड़े बड़े फूलों के पंखे लिए मोहल्ले के सामने लिंजियांग पार्क में स्क्वायर डांस करने जाने की तैयारी कर रही थीं। जम्हाई लेते और नींद भरी आंखों वाले छात्र भी अपने स्कूल बैग लिए अपने माता पिता के पीछे पीछे स्कूल जा रहे थे, कभी कभी कुछ आग्रह भी महसूस कर रहे थे। गौरव कुछ देर मोहल्ले में टहलता रहा, फिर आराम से बाहर निकल गया। उसकी यादों में भविष्य में इस इलाके में बड़े बदलाव होंगे। जब तक वह नाश्ते की दुकान से बाहर आया तब तक 9 बज चुके थे। सूरज आसमान में ऊंचा उठ चुका था और बाहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह मौसम वाकई एयर कंडीशनिंग के बिना नहीं हो सकता था। घर लौटते हुए त्रिशा लिविंग रूम के सोफे पर बैठी अपना फोन देख रही थी। माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारे पापा को वैक्सीन का मैसेज भेज रही हूँ। वे कल रात पूरी कंपनी में रहे, इसलिए उन्हें ज़रूर ठीक से नींद नहीं आई होगी। मैं दोपहर का खाना बनाकर उनके लिए ले जाऊंगी। तुम दोपहर में घर पर अकेले खाना खा सकती हो। त्रिशा ने फ़ोन पर टाइप करते हुए कहा। अजय शायद उस समय किसी मीटिंग में होगा, इसलिए त्रिशा ने कोई वॉइस मैसेज नहीं भेजा। तो मैं दोपहर में पापा के लिए लंच ले जाऊंगा, गौरव ने अपनी इच्छा से कहा, क्योंकि वह भी अपने पापा से अच्छी बातचीत करने का मौका ढूंढना चाहता था। नहीं, इस मौसम में बहुत गर्मी है और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मैं दोपहर में ले लूंगी। त्रिशा ने कुछ देर सोचने के बाद मना कर दिया। अच्छा, छुट्टियों में तुम्हें भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। बाद में बाहर जाना तुम्हारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तभी गौरव को एहसास हुआ कि उसके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए वह मान गया। उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ही था और अपने पिछले जीवन में एक अनुभवी ड्राइवर होने के नाते उसे विश्वास था कि घर पर सवालों की समीक्षा करने के बाद उसे लाइसेंस मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। नमस्ते भाई, हाओ फैटी, अभी छुट्टियां हैं, चलो हम साथ मिलकर किसी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। गौरव ने आमंत्रित किया, क्योंकि एक साथी का होना अच्छा रहेगा। फैटी का नाम रवि था और उसका परिवार भवन निर्माण सामग्री का व्यवसाय करता था, जिससे वे गौरव के परिवार के साथ व्यावसायिक साझेदार बन गए। जूनियर और सीनियर हाई स्कूल में वे एक ही स्कूल में थे, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान, क्योंकि फैटी को परीक्षा के लिए दूसरे स्कूल में भेजा गया था, गौरव का उससे सामना नहीं हुआ। वे अच्छी तरह से मिलते थे और पहले अक्सर साथ घूमते थे, इसलिए वे बहुत अच्छे दोस्त थे। पिछली जिंदगी में जब उनके परिवार की रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो गई, तो उनके पिता अजय अपने पुराने संबंधों के दम पर एक ठेकेदार बन गए और फैटी के परिवार ने उनकी बहुत मदद की। अजय की हमेशा से ही इंडस्ट्री में अच्छी प्रतिष्ठा रही थी, इसलिए उसे अक्सर नौकरियां मिल जाती थीं और उनका जीवन काफी आरामदायक था। वरना गौरव दर्जनों घर नहीं बचा पाता। इस मौसम में गाड़ी चलाना सीखो। रवि उस समय घर पर गेम खेल रहा था। गौरव का निमंत्रण सुनकर उसने बाहर उगते सूरज की ओर देखा और कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। गौरव ने रवि की आवाज़ सुनी और समझ गया कि यह मोटा आदमी अब आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए उसने झट से कहा, हाँ, बिना लाइसेंस के गाड़ी कैसे चला सकता है? देर सवेर सीखनी ही पड़ेगी। और ज़रा सोचो, कॉलेज जाने के बाद तुम अपने पापा से गाड़ी खरीदने के लिए कहोगे और तुम जूनियर या सीनियर लड़कियों को घुमाने ले जा सकोगे। क्या गर्लफ्रेंड बनाना मिनटों में नहीं हो जाएगा? खांसी, ठीक है, तो चलो आज दोपहर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये सुनकर रवि की आंखें थोड़ी चमक उठीं और उसने आखिर में कहा, खांसी, क्योंकि मुझे भी गाड़ी चलाना पसंद है। गाड़ी चलाना किसे पसंद नहीं होता? ठीक है, तो बात बन गई। गौरव की शिकायत के बाद दोनों ने समय तय किया और फ़ोन रख दिया। रवि ने अपना फ़ोन रख दिया, उसके चेहरे पर क्षणिक संदेह के भाव थे। उसे हमेशा लगता था कि भाई हाउ के ड्राइविंग का मतलब उसके अपने से अलग है, लेकिन फिर उसे लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। हर आदमी को ड्राइविंग पसंद होनी चाहिए, है ना? एड्रेनालाइन और डोपामाइन के एक साथ स्रावित होने का आनंद, या ड्राइविंग से नियंत्रण का एहसास और एक्सीलरेटर दबाते ही आखिरी तेजी, ये सब पुरुषों के लिए सबसे शुद्ध आनंद हैं। कभी कभी एक आदमी की खुशी इतनी सरल होती है। दोपहर में अजय को खाना पहुंचाने के बाद त्रिशा घर लौटी तो उसने सुना कि गौरव फैटी के साथ ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले ही राजी हो चुका है और उसने इसे मंजूरी दे दी। उनका परिवार और फैटी का परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और दोनों बच्चों का साथ जाना अच्छा था। हालांकि त्रिशा ने फिर भी सुझाव दिया कि वह ड्राइविंग स्कूल ढूंढ लेगी और दोपहर में उन दोनों को वहां ले जाएगी।
मुख्य कारण ये था कि बाजार में अलग अलग ड्राइविंग स्कूलों की सेवा की गुणवत्ता अलग अलग थी और उनके विज्ञापन गानों से भी बेहतर लगते थे। खासकर जब हाई स्कूल के स्नातकों का मौसम चल रहा था तो यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि नए हाई स्कूल के छात्रों का एक समूह गौरव जैसा ही विचार रखेगा और इन ड्राइविंग स्कूलों की ओर उमड़ पड़ेगा। मुनाफे की इस लहर के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु विभिन्न ड्राइविंग स्कूल निश्चित रूप से हर संभव प्रयास करेंगे और तरह तरह की गारंटी देंगे, जैसे 3,000 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ या 4,000 में 1 महीने के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। लेकिन पंजीकरण के बाद उन्हें पता चलता कि ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल सकता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। भीड़ की पीठ पर ऊन तो है ही, इतनी कम पंजीकरण फीस के साथ ड्राइविंग स्कूलों को भी पैसा कमाना होता है, इसलिए वे इसे दूसरे तरीके से ही कर सकते हैं। सबसे आम तरीका ये था कि एक प्रशिक्षक 1 दर्जन से अधिक छात्रों के लिए जिम्मेदार होता था और प्रशिक्षक अक्सर कहीं दिखाई नहीं देता था। वह हर व्यक्ति को बस कुछ ही बार सिखाता था, फिर 4 छात्र एक प्रशिक्षण कार साझा करते थे जिससे वे बारी बारी से अभ्यास कर पाते थे और छात्र एक दूसरे को ब्रेक लगाने में मदद करते थे। ये काम मूल रूप से प्रशिक्षक का था। हर व्यक्ति को गाड़ी चलाने के ज्यादा मौके नहीं मिलते थे और कार में एयर कंडीशनिंग भी नहीं थी, इसलिए छात्रों को धूप में तपने के लिए छोड़ दिया जाता था, जो समय की बर्बादी और कष्टदायक था। इसके अलावा ड्राइविंग स्कूल की प्रशिक्षण कारें लगभग अंतिम चरण में थीं और उनकी हैंडलिंग बहुत खराब थी। अगर आप प्रशिक्षक से पूछते तो वह आपको ये भी बताता कि अगर कार अभी खराब लग रही है तो इस कार में महारत हासिल करने के बाद परीक्षा वाली कार की आदत डालना आसान होगा। ये बात वाजिब लगती थी, लेकिन गौर से सोचने पर क्या ये सिर्फ एक चाल नहीं थी? क्या मैं इससे बेहतर कार मांग सकता हूँ? माफ कीजिए, मांगने से नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों बच्चों को ठगे जाने से बचाने के लिए त्रिशा ने अपने वेक्सिन में एक दोस्त को ढूंढा जिसका एक ड्राइविंग स्कूल था और उसने आज दोपहर मिलने का इंतजाम किया। क्योंकि वे दोपहर में ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेने वाले थे, गौरव ने घर लौटने के बाद प्रयोग नहीं किया। सुबह के प्रयोग के दौरान खर्च हुई ऊर्जा को फिर से भरने के लिए उसने दोपहर में 1 घंटे की छोटी सी झपकी ली। हुई फैटी का घर गौरव के घर से ज्यादा दूर नहीं था। जब त्रिशा गौरव को वहां ले गई तो फैटी पहले से ही समुदाय के मुख्य द्वार पर एक पेड़ की छाया में एक बैग लिए इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा पंखा गर्म हवा के झोंकों के साथ घूमने के लिए संघर्ष कर रहा था। पैनामेरा को आते देख फैटी को मानो अपना रक्षक मिल गया हो। कार के पूरी तरह रुकने से पहले ही उसने कार का दरवाजा खोला, पहले अपना बैग अंदर डाला और फिर बड़ी मुश्किल से पिछली सीट पर चढ़ा। उफ! फैटी के अंदर आते ही उसने पहले एक गर्म सांस छोड़ी, फिर त्रिशा का अभिवादन किया, नमस्ते आंटी। गौरव ने फैटी के बैकपैक पर नजर डाली और समझ गया कि अंदर क्या है। तुम कमाल हो, तुम अभी भी अपना सामान साथ लेकर चलते हो। इस गर्मी में क्या ये भारी नहीं है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, जब हम बाद में ड्राइविंग स्कूल जाएंगे तो हम वही प्रशिक्षक चुनेंगे, फिर बारी बारी से अभ्यास करेंगे और जब फुर्सत होगी तो कुछ खा लेंगे। फैटी के बोलते ही उसने अपना शरीर दूसरी सीट पर पहुंचाया, अपने बैग में हाथ डालकर हैप्पी फैट हाउस वाटर की एक बोतल निकाली और गौरव को थमा दी। गौरव ने लापरवाही से उसे उठाया और कार के कप होल्डर में रख दिया। त्रिशा ने उस पर नजर डाली और कहा, सोडा कम पिया करो श्याओई, तुम भी। गौरव ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया, जबकि रवि ने अजीब तरह से हाँ में जवाब दिया। फिर त्रिशा ने रवि की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में पूछा। रवि के ग्रेड हमेशा से औसत दर्जे के रहे थे और वह स्कूल चयन शुल्क और प्रायोजन शुल्क का भुगतान करके गौरव के समान स्कूल में पढ़ने में सक्षम हो गया था। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वह बड़ी मुश्किल से स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश पा सका। गौरव ने सुना और चुपके से सिर हिला दिया। इस फैटी को वास्तव में उसकी स्थिति की अच्छी समझ थी। अपने पिछले जीवन में फैटी ने बड़ी मुश्किल से स्नातक की रेखा पार की थी। उसके पास चुनने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था और अंत में उसके परिवार ने उसे दूसरी श्रेणी के बी श्रेणी के विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए भुगतान किया, जिसे अक्सर उनके क्षेत्र में क्लास बी विश्वविद्यालय कहा जाता था। जैसे ही उनमें से कुछ ने बातचीत की, कार ट्रैफिक के साथ दूसरे रिंग रोड से बाहर निकल गई। चेंगुआन ड्राइविंग स्कूल एक पैनामेरा मुख्य सड़क से मुड़ गया और ड्राइविंग स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक पेड़ की छाया में रुक गया। कार के अंदर त्रिशा ने एक फोन किया और फिर चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद एक थोड़ी मोटी महिला एक छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर को ड्राइविंग स्कूल के प्रवेश द्वार तक ले गई। कार स्टार्ट हुई और जैसे ही वह गेट से अंदर गई, गौरव ने आखिरकार ड्राइविंग स्कूल के अंदर का दृश्य देखा। उसका पहला आभास ये था कि यह बहुत बड़ा था। बाहरी दीवार की रुकावट के कारण उसे अभी इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसने अनुमान लगाया कि ड्राइविंग स्कूल का अभ्यास क्षेत्र 3 या 4 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे रास्ता दिखाने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करनी पड़ी। पूरा अभ्यास क्षेत्र 4 अलग अलग खंडों में विभाजित था, प्रत्येक एक मानक विषय 2 पाठ्यक्रम था। चारों ओर देखने पर मैदान विभिन्न रेखाओं और संकेतों से चिन्हित था। दूरी पर रंगीन स्टील शेड के नीचे अभ्यासकारों की कतारें खड़ी थीं।
उनकी नईपन को देखते हुए वे नई कारें रही होंगी जिनका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था। त्रिशा ने छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर का पीछा करते हुए कार्यालय की इमारत के सामने तक कार खड़ी की और इमारत के सामने एक पार्किंग स्थल में कार खड़ी कर दी। जब थोड़ी मोटी महिला ने अपनी कार पार्क की और आई तो त्रिशा गौरव और दूसरे व्यक्ति के साथ कार से बाहर निकली। शुजी, बहुत दिन हो गए मिलते हुए, तुम और भी जवान होते जा रहे हो, उस हल्की मोटी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरव ने गौर से देखा। वह औरत थोड़ी मोटी थी, दिखने में औसत से ज्यादा खूबसूरत, और उसके चेहरे पर चिकनी गोरी त्वचा थी। वह साफ तौर पर आराम की जिंदगी जी रही थी और अपनी देखभाल पर ध्यान देती थी, हालांकि वह त्रिशा से बड़ी लग रही थी। सिस्टर मेई, तुम भी जवान लग रही हो, त्रिशा ने तारीफ की और सुनीता का चमकता चेहरा देखकर उसने पूछा, क्या हाल ही में कुछ अच्छा हो रहा है? ओह, तुम तो कमाल हो। बात बस इतनी सी है कि मेरा निकम्मा बेटा हाल ही में मुझसे मिलने एक लड़की को घर लाया है। अगर कोई शादी है, तुम्हें अपने पति को साथ लाना होगा और शराब पीने आना होगा। सुनीता की मुस्कान कुछ बातों में और गहरी हो गई जब उसने यह बात कही। उसका बेटा ग्रेजुएशन के बाद सारा दिन घर पर ही रहता था, अपने कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए रहता था और दूसरों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। कह रहा था कि वह एक सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू कर रहा है। इससे सुनीता चिंतित थी। उसे डर था कि उसके बेटे को कोई जीवनसाथी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका बेटा चुपचाप किसी लड़की को उसके माता पिता से मिलवाने घर ले आएगा। अगर गौरव को पता चलता कि सुनीता ऐसा सोच रही है, तो वह उसे जरूर बताता कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। अगर वह अपने परिवार की शर्तें बता देती और शादी का विज्ञापन लगा देती, तो जवाब देने वाली लड़कियों की संख्या शायद यांग नदी से लेकर शंघाई तक फैल जाती। बिल्कुल, हम जरूर वहां होंगे, त्रिशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर अपना हाथ गौरव के कंधे पर रख दिया। आओ बेटा, श्याओई, मैं आंटी मेई हूँ। जल्दी से उनका अभिवादन करो। आंटी मेई। गौरव और चेन फैटी ने एक साथ अभिवादन किया। ये बच्चा बहुत सुंदर है। जब छोटा था तो तुम्हारे जैसा दिखता था, लेकिन अब जब बड़ा हो गया है तो अपने पापा जैसा ज्यादा दिखता है। सुनीता ने पहले गौरव का अभिवादन किया, फिर रवि की तरफ देखा। ये तो बड़ा खुशनसीब लग रहा है। किसका बच्चा है? त्रिशा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ये फैंगरा बिल्डिंग मटीरियल वाले रमेश का बेटा है। नौजवान, तुम अपने पापा जैसे लगते हो, सुनीता ने आगे कहा। दरअसल गौरव की नज़र में चेन फैटी के पापा भी गोल मटोल थे। उन्हें देखते ही मुस्कुराते रहते थे और ऐसे दिखते थे जैसे मिलनसारिता से ही तरक्की मिली हो। दरवाजे पर खड़े रहना बहुत गर्मी है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों बच्चों से कुछ बातें करने के बाद सुनीता और त्रिशा आखिरकार साथ साथ आगे बढ़ीं और महिलाओं से जुड़ी बातें करने लगीं। उन्होंने अपने अपने पतियों, फिर बच्चों, फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह के बारे में बात की। अगर गौरव इतना छोटा न होता तो शायद वे उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती। ऑफिस में दाखिल होते ही सुनीता ने सभी को गर्मजोशी से बैठने के लिए आमंत्रित किया और गौरव व रवि की जरूरतों के बारे में पूछताछ की। गौरव और चेन फैटी पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे। उन्होंने एक ही प्रशिक्षक चुनने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रशिक्षक नहीं चुना, क्योंकि ऐसे प्रशिक्षक आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं और जरूरी नहीं कि परिणाम भी बहुत बेहतर हों। इसके अलावा साथ अभ्यास करने वाले कई लोग बातचीत कर सकते थे, इसलिए गौरव और दूसरा व्यक्ति बेवजह अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। सुनीता ने तुरंत उनकी बात मान ली। अगर सिर्फ ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेने की बात होती तो उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनके परिवार के पास न सिर्फ एक ड्राइविंग स्कूल था, बल्कि उनके पति भी प्रमुख कार निर्माताओं के डीलर थे। त्रिशा की पैनामेरा कार उनके परिवार से खरीदी गई थी और विशेष रूप से चूंकि गौरव का परिवार रियल एस्टेट में था, इसलिए उनके पास इंजीनियरिंग वाहनों की मजबूत मांग थी। उनके पति के भी इस मामले में कई संपर्क थे, इसलिए उनके परिवार का जिंगुआ रियल एस्टेट के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा। इस संबंध के साथ इसे अच्छी तरह से बनाए रखना स्वाभाविक रूप से जरूरी था। गौरव और चेन फैटी ने एक अनुभवी पुरुष प्रशिक्षक को चुना और उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि इस प्रशिक्षक के पास पहले से ही एक छात्र का नामांकन था। चेंगुआन ड्राइविंग स्कूल की एक शाखा जोंगहे जिले में है, जो रवि के घर से ज्यादा दूर नहीं है। भविष्य में जब उन्हें ड्राइविंग का अभ्यास करना होगा तो वे वहां इकट्ठा हो सकते हैं और फिर ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी से मुख्य परिसर तक जा सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक था और त्रिशा को उन्हें बार बार लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नामांकन के बाद त्रिशा ने दोनों की ट्यूशन फीस चुका दी। रवि ने उसे मना नहीं किया, न ही रोका, हालांकि उसने अपनी मां से पंजीकरण शुल्क पहले ही मांग लिया था। उसने सोचा कि अगर वह इन पैसों से नाश्ता खरीद कर गौरव के साथ बांट ले तो यह एक ही बात होगी। ये सोचकर रवि ने खुद को शाबाशी दी। मैं कुछ नहीं खो रहा हूं और गौरव भी कुछ नहीं खो रहा है। गौरव और बाकी दोनों जब तक इमारत से बाहर निकले तब तक दोपहर के करीब 4 बज चुके थे और धूप अब उतनी तीखी नहीं रही थी। स्टील शेड के नीचे रखी प्रशिक्षण गाड़ियों को भी छात्र घुमाकर अभ्यास मैदान की ओर ले गए।
इस बार त्रिशा के आग्रह पर सुनीता ने उन्हें ड्राइविंग स्कूल के प्रवेश द्वार तक नहीं छोड़ा, लेकिन वह उन्हें कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार तक छोड़ने गई और उनकी गाड़ी को वापस कार्यालय भवन में मुड़ते हुए देखा। तुम्हारे पिताजी आज रात के खाने पर घर आ रहे हैं, चलो सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं। त्रिशा पहले फैटी को छोड़ने उसके घर गई, फिर यू टर्न लेकर पास के वॉलमार्ट की ओर चल पड़ी। फिर वे दोनों ताज़ी उपज वाले सेक्शन में सामान चुन रहे थे और शॉपिंग कार्ट पहले से ही सब्जियों और ताज़े मांस से भरी हुई थी। त्रिशा ने आखिरकार गौरव को पसंद आने वाला कुछ समुद्री भोजन चुना और फिर वे दोनों गाड़ी लेकर घर वापस चली गईं। दरवाज़ा खोला तो छोटे बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला पहले से ही रसोई में व्यस्त थी। अजय नाम की यह महिला गौरव के परिवार द्वारा नियुक्त एक आंटी थी, जो मुख्य रूप से घर की रोजाना की सफाई और खाना बनाने के लिए जिम्मेदार थी। गौरव के परिवार ने हर हफ्ते पूरी सफाई के लिए घंटे के हिसाब से कर्मचारी भी रखे थे, इसलिए अजय का काम अपेक्षाकृत आसान था और उसकी तनख्वाह भी काफ़ी ज़्यादा थी। चूंकि यह एक मंजिल वाला लेआउट था, गौरव के घर के ठीक सामने एक पूरी तरह से सुसज्जित आया का कमरा था। खाने पीने और रहने की व्यवस्था और अच्छी तनख्वाह के साथ अजय अपने काम में बहुत मेहनती थी और इस काम को बहुत पसंद करती थी। कभी कभी जब अजय घर आता था तो त्रिशा भी खाना बनाती थी और अजय आमतौर पर उसकी सहायता करता था। कल रात क्योंकि त्रिशा गौरव के साथ बाहर खाना खाने जाने वाली थी, उसने अजय को छुट्टी दे दी। आंटी जो, क्या अभी भी व्यस्त हैं? गौरव ने दरवाजे पर आते ही उनका अभिवादन किया। उनकी आवाज़ सुनकर अजय ने जल्दी से अपने हाथ धोए, तौलिए से पोंछे और उनका अभिवादन करने बाहर आया। मैडम और शियाओ हाओ वापस आ गए हैं। अजय ने गौरव और उनके साथियों के हाथों से बैग ले लिए और उनका अभिवादन किया। आंटी, मिस्टर आज रात डिनर पर घर आ रहे हैं, मैं 2 बर्तन बनाऊंगी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? त्रिशा ने जूते उतारते हुए कहा, फिर अपने कमरे में बैग टांगने चली गई। ठीक है, अजय ने जवाब दिया और बैग वापस रसोई में ले जाकर काम जारी रखा। दूसरी ओर गौरव सीधे अपने बेडरूम में चला गया। उसके पिताजी आज रात घर आ रहे थे और उसे अच्छी तरह से तैयारी करनी थी और आज रात उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पेपर निकाला, उस पर एक नक्शा छापा और फिर उस पर लिखना और चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसे पहले से ही बहुत आत्मविश्वास था, सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि आज रात उसका प्रदर्शन कैसा रहता है। दरअसल अगर उसके पिताजी उसकी सलाह न भी माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसके मन में एक सुनहरा धागा था और उसे भविष्य में पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कौन पैसा गंवाना चाहेगा? बस यही कहा जा सकता था कि अब उसे आत्मविश्वास था और यह मामला चाहे कितना भी बिगड़ जाए, बिगड़ने वाला नहीं था। शाम के 6:30 बजे त्रिशा ने खाना तैयार कर लिया था, डाइनिंग टेबल पर करीने से सजा दिया था और फिर वह और गौरव लिविंग रूम में अजय का इंतजार करने लगे। अजय पहले ही अपना खाना अगले कमरे में ले जा चुका था और यहाँ खाना खत्म होने के बाद ही सफाई करने आएगा। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी और त्रिशा जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। गौरव भी उसके पीछे पीछे गया। दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। सामने खड़ा आदमी इतनी गर्मी में भी एक साफ सुथरा सूट पहने हुए था, जिसका हेयर स्टाइल पीछे की ओर खिंचा हुआ 2-8 भागों वाला था। वह सजग और तीक्ष्ण दिख रहे थे। उनकी आंखों के आसपास की कुछ झुर्रियों से पता चल रहा था कि वह पहले से ही अधेड़ उम्र के थे। ये व्यक्ति गौरव के पिता अजय थे और अजय से एक कदम पीछे वाला युवक उनका ड्राइवर विक्रम था। इस समय उन्होंने भी सूट पहना हुआ था, लेकिन उनमें एक खास रौब नहीं था जिससे लोग एक नज़र में मुख्य और गौण भूमिकाओं में फर्क कर सकें। पिताजी, आप वापस आ गए। त्रिशा अजय को अंदर आने देने के लिए एक तरफ हटी और विक्रम के हाथ से अजय का ब्रीफकेस ले लिया। अजय ने जवाब दिया, फिर विक्रम की ओर मुड़ा और कहा, ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं। कल बस 8:30 बजे यहाँ आ जाना। ठीक है बॉस, विक्रम ने सहमति जताई और फिर लिफ्ट से नीचे चला गया। खाने की मेज पर, इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में तुम्हें कैसा लग रहा है? अजय ने अपनी सीट पर बैठते ही गौरव से पूछा। अच्छा लग रहा है, गौरव ने अपने सामान्य आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। अजय ने ये सुनकर सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। उसे गौरव की पढ़ाई पर पूरा भरोसा था और त्रिशा भी गौरव की शैक्षणिक प्रगति पर नजर रख रही थी। फिर अजय त्रिशा की ओर मुड़ा और कंपनी के हालिया प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगा। तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? रोज इतनी मेहनत करना ठीक नहीं है। त्रिशा ने थोड़ी शिकायत की। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ही दिनों में बोली शुरू हो जाएगी। हम जितना ज़्यादा खोजबीन और पूछताछ करेंगे उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अजय ने उसे दिलासा दिया, वह भी हाल ही में इस प्रोजेक्ट से बहुत परेशान था। ठीक है, अब इन बातों पर बात मत करो, चलो खाना खाते हैं। अजय ने हाथ बढ़ाकर त्रिशा को इशारा किया कि वह अब काम की बात न करे, फिर अपना सिर खाने में डुबो लिया। रात के खाने के बाद अजय सोफे पर बैठ गया, टीवी चालू किया और समाचार देखने लगा। यह उसकी आदत थी,
रात के खाने के बाद वह नीति संबंधी कई संदेशों के बारे में जानने के लिए समाचारों पर ध्यान देता। गौरव रसोई में चाय बनाने गया, उसे लिविंग रूम में लाया, अपने पिताजी को दिया और फिर पास ही सोफे पर बैठ गया। चाय लेने के बाद अजय ने एक घूंट लिया, फिर अचानक बोला, बोलो क्या बात है? पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हालांकि गौरव को आश्चर्य हुआ कि अजय को पता चल गया कि उसे कुछ कहना है, फिर भी उसने सीधे बात की, फिर आंखों से स्टडी रूम की ओर इशारा किया। ये सुनकर अजय ने गौरव की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, अपना चाय का कप उठाया और स्टडी रूम की ओर चल दिया। गौरव कुछ कदम पीछे चला गया और स्टडी रूम में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। बोलो, क्या बात है इतनी गंभीर? अजय ने चाय का कप मेज पर रखा, उसके पीछे कुर्सी पर आकर बैठ गया और बोला, पापा, हमारा परिवार प्लॉट संख्या 8 के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। गौरव का शुरुआती बयान हैरान करने वाला था। ये सुनकर अजय की भौहें तन गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और गौरव को अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। इस समय सभी बड़ी कंपनियां इस जमीन के लिए पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और अगर हमारा परिवार भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है तो हमें पहले बाकी परियोजनाओं को स्थगित करना होगा और प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी धनराशि आवंटित करनी होगी। इस समय हमारी कंपनी की जोखिम प्रतिरोधक क्षमता अपने सबसे निचले स्तर पर है। गौरव ने अपनी बात पूरी की और अजय की प्रतिक्रिया पर नजर डाली। अजय ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसे अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। वह निश्चित रूप से इन बातों को जानता था और इन मुद्दों पर विचार भी कर चुका था। उस समय इस जमीन के अधिग्रहण के बाद प्रतिस्पर्धी आगे के चरणों में चालें चल सकते थे और यह संभावना बहुत अधिक है। गौरव ने आगे कहा, हालांकि उसके पिछले जन्म में इस जमीन के विकास के कुछ ही समय बाद इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, फिर भी उसका मानना था कि प्रतिस्पर्धी अपनी चालें चल रहे होंगे, बस उन्हें इस्तेमाल करने के मौके की तलाश में। बोलते हुए गौरव ने अपना पेपर निकाला। अजय ने उसकी हरकत देखी और समझ गया कि वह तैयार है, इसलिए उसने उसे बीच में नहीं रोका। प्लॉट 06 देखो, ये प्लॉट 08 के पास है। अगर प्लॉट 08 भविष्य में अच्छी तरह विकसित होता है तो यह निश्चित रूप से प्लॉट 06 तक फैलेगा। अब सभी बड़ी कंपनियां प्लॉट 08 के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और प्लॉट 06 को नज़रअंदाज कर दिया गया है। शायद हम कोई सौदा कर सकें। गौरव ने नक्शे पर प्लॉट 06 और 08 के स्थानों के चारों ओर एक गोला बनाया, और प्लॉट 06 प्लॉट 08 से लगभग आधा बड़ा है। प्लॉट संख्या 6 और 8 के पास दो छोटे गांव भी हैं, नानहुआ गांव और नांजी गांव। अब बाहर अफवाहें हैं कि नांजी गांव में मेट्रो बनेगी और बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा इस दावे को और पुख्ता करती है, इसलिए तोड़फोड़ शुल्क को लेकर जरूर विवाद होगा। गौरव की बात खत्म होने के बाद उसने प्लॉट संख्या 6 की ओर, जो ज्यादा दूर नहीं था, फिर से चक्कर लगाया। और पास के दूसरे गांव नानहुआ गांव का क्या? हालांकि वहां भी तोड़फोड़ की अफवाहें हैं, लेकिन वह आज भी वीरान पड़ा है। नांजी गांव में जहां चहल पहल रहती है, बड़ी कंपनियों को खोजबीन और सर्वेक्षण करते देखकर अगर गांव वालों को ईर्ष्या और जलन न हो तो वे खुद को धोखा दे रहे होंगे। इस समय जब तक यह अफवाह है कि प्लॉट संख्या 6 बिक गया है, गांव वालों को जरूर बहुत खुशी होगी। अगर आधिकारिक तौर पर तोड़फोड़ का मुआवजा मिल जाता है तो इससे बहुत सारे विवाद कम हो सकते हैं और बहुत समय बच सकता है। अजय ने आश्चर्य से गौरव को देखा। वह अपने बेटे के समस्याओं के विश्लेषण के नजरिए से हैरान थे। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर गौरव को आगे बढ़ने का इशारा किया। अगर हम प्लॉट 06 का विकास कर लें तो जो पैसा और समय बचेगा उसका इस्तेमाल और ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू करने में किया जा सकता है। फिर गौरव ने नक्शे पर अगले 2 सालों में विकसित होने वाले इलाकों को बनाया और हर इलाके के फायदों का संक्षेप में जिक्र किया। ज्यादा प्रोजेक्ट्स, इस तरह जोखिम कम होगा और मुनाफा प्लॉट 08 से ज्यादा बुरा नहीं होगा। सबसे जरूरी बात, अब हम कुछ हद तक स्थापित हो चुके हैं, जिंदगी मरण का दांव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम प्लॉट 08 का अधिग्रहण करके उसे सफलतापूर्वक विकसित भी कर लें तो भी कंपनी की संपत्ति ज्यादा से ज्यादा 4 अरब से 8 अरब तक बढ़ जाएगी और फिर भी हम देश के सबसे अमीर नहीं होंगे। लेकिन अगर यह नाकाम हो गया तो क्या होगा? गौरव की बात पूरी होने के बाद उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा, फिर चुपचाप अजय की तरफ देखा। इसी समय अजय ने अलमारी से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट निकाली और चुपचाप उसे फूंकने लगा। वह आमतौर पर ज्यादा सिगरेट नहीं पीता था, केवल बड़े कठिन निर्णयों का सामना करते समय ही कुछ जलाएं। दरअसल वह भी बहुत हिचकिचा रहा था। शुरू में उसका इरादा प्लॉट 08 हासिल करने के लिए जी जान से जुटने का था, लेकिन अब गौरव की बातों ने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ये 2 शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं था, जुआ और स्थिरता। अगर वह दांव लगाता और कामयाब हो जाता तो कंपनी सीधे छलांग लगाकर विकास की राह पर चल पड़ती और एक बेहद कामयाब प्रोजेक्ट कंपनी के प्रभाव को काफी बढ़ा देता। अगर वह नाकाम होता तो वह फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच जाता। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। ये सोचकर वह फिर से दुविधा में पड़ गया।
ये देखकर गौरव चुपचाप स्टडी रूम से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने जो कुछ कहना था कह दिया था और अब अजय को इस पर विचार करना था। अजय एक के बाद एक सिगरेट पीता रहा। लगभग 10 मिनट बाद, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो, उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन मिलाया। नवीन, निदेशक से ऊपर के सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को कल सुबह 8:30 बजे मीटिंग में आने के लिए सूचित कर दो और ड्राइवर को सुबह 8 बजे मुझे लेने के लिए कह दो। गौरव के बाहर आने के बाद त्रिशा ने उसे हाथ हिलाया और जब गौरव पास आया तो उसने पूछा, तुम इतनी देर तक अपने पापा से क्या बात कर रहे थे? मैं तो बस पापा से कह रही थी कि घर पर ज्यादा समय बिताएं, अपने परिवार का ज्यादा ध्यान रखें, गौरव ने मजाक में कहा। ये सुनकर त्रिशा ने गौरव के माथे पर उंगली फेरी और फिर टीवी देखने लगी। बस उसके होठों की मुस्कान कुछ गहरी होती दिख रही थी। गौरव त्रिशा के साथ कुछ देर टीवी देखने के बाद ही अपने बेडरूम में लौटा। वह अपनी मेज पर बैठा, कंप्यूटर चालू किया और कई शेयर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाउनलोड किए। जी हाँ, वह ये परखने की तैयारी कर रहा था कि उसके दिमाग में जो सुनहरा धागा है वह शेयर बाजार में काम आएगा या नहीं। चूंकि वह शेयर ट्रेडिंग से ज्यादा परिचित नहीं था, इसलिए उसने पहले सभी मशहूर शेयर ट्रेडिंग प्रोग्राम डाउनलोड किए और फिर शेयर ट्रेडिंग की बुनियादी जानकारी हासिल की। अपने पिछले जन्म में अपने परिवार में आए बदलावों के बाद वह बस एक साधारण जमींदार बनना चाहता था, इसलिए उसने शेयर ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली थी। वह बस इतना जानता था कि यह पूंजी का खेल है, जहां एक विचार समुद्र के किनारे किसी विला तक ले जा सकता है और दूसरा किसी छत पर। अगर उसके मन में छिपे सुनहरे धागे ने उसे आत्मविश्वास न दिया होता तो कुत्ता भी पूंजी के इस खेल को नहीं खेलता। इंस्टॉलेशन के बाद उसने एक एक करके सभी स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खोले। हर सॉफ्टवेयर के इंटरफेस और कार्यों की तुलना करने के बाद उसने एक अपेक्षाकृत पुराना और स्थापित सॉफ्टवेयर रख लिया। शेयर बाजार दिन के लिए बंद हो चुका था, लेकिन गौरव ने फिर भी खुद को परिचित करने के लिए विभिन्न कार्यों को देखा। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उसे ऑनलाइन खोजा। हालांकि उसके पास एक धोखा था, लेकिन वह स्थिति को समझे बिना आंख मूंद कर उसमें नहीं कूदा। इसके बाद उसने सॉफ्टवेयर की लाभ हानि रैंकिंग खोली, लापरवाही से एक कंपनी चुनी और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने पाया कि उसके दिमाग में जो सुनहरा धागा था वह पहले देखे गए धागे से थोड़ा अलग था, जो धराशायी रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रहा था। उसने दूसरी कंपनी पर स्विच किया और वह एक धूसर धराशायी रेखा में बदल गई और उसकी लंबाई भी बदल गई, जिससे वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। फिर गौरव ने इन कंपनियों के विस्तृत परिचय पर क्लिक किया और पाया कि इस बार सुनहरा धागा एक ठोस रेखा में बदल गया, लेकिन लंबाई अलग अलग थी। ये देखकर उसे एक आभास हुआ, इस ठोस रेखा की लंबाई कंपनी की भविष्य की विकास क्षमता का प्रतिनिधित्व कर सकती है और इसकी दृढ़ता कंपनी के हालिया विकास की गति का प्रतिनिधित्व करती है। बेशक ये ठोस रेखा अपरिवर्तनीय नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के बॉस ने हमेशा विकास के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अचानक एक दिन उसे लगा कि उसने पर्याप्त पैसा कमा लिया है और वह कंपनी को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के लिए छोड़कर एक सहज यात्रा पर जाना चाहता है, तब इस कंपनी की विकास गति निश्चित रूप से बाधित होगी। सुनहरे धागे का रंग फीका पड़ जाएगा और अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो सुनहरे धागे की लंबाई धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, अंततः एक धूसर रेखा में बदल जाएगी जो विनाश की ओर ले जाएगी। गौरव ने अनुमान लगाया कि जब वह किसी लक्ष्य के रुझान के किसी खास पहलू को समझना चाहेगा तो ये धराशायी रेखा अलग से दिखाई दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर गौरव किसी की शारीरिक स्थिति, यानी अगर वह बीमार है, को समझना चाहता है तो उसके मन में यह एक धूसर धराशायी रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति में इस बीमारी को ठीक करने की क्षमता है तो उस व्यक्ति का कुल मिलाकर भाग्य बढ़ता ही रहेगा। बस ठोस रेखा की लंबाई और दृढ़ता बीमारी से प्रभावित होगी। अगर इस व्यक्ति को समय रहते बीमारी का पता नहीं चला तो ये धराशायी रेखा ठोस रेखा पर और भी ज्यादा प्रभाव डालेगी, जिससे अंततः भाग्य का नाश होगा और मृत्यु होगी। चूंकि हुआ देश का शेयर बाजार पहले ही बंद हो चुका था, गौरव को यकीन नहीं था कि धराशायी रेखा के बारे में उसका अनुमान सही है या नहीं, इसलिए उसने अमेरिकी शेयर बाजार अनुभाग में जाकर देखा। समुद्र के उस पार अभी दिन का समय था और शेयर बाजार अभी अभी खुला था। गौरव ने होम पेज पर कुछ कंपनियां चुनी, उन्हें अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ा और संबंधित कंपनी की डैश लाइन की लंबाई कागज पर लिख ली ताकि कुछ समय बाद उसकी पुष्टि कर सके। उसने अभी तक खाता नहीं खोला था, इसलिए वह इस तरह से सिर्फ प्रयोग ही कर सकता था। हालांकि वह सॉफ्टवेयर पर अपने नोट्स लिख सकता था, फिर भी सावधानी बरतना बेहतर था। उसने कल एक सिक्योरिटी कंपनी में जाकर खाता खोलने और कमीशन दर पर चर्चा करने की योजना बनाई। उसे लगा कि भविष्य में उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा और एक अंक का अंतर बहुत सारा पैसा होगा। फिर उसे मार्जिन ट्रेडिंग खातों के बारे में भी पूछताछ करनी थी, जिन्हें आमतौर पर लीवरेज कहा जाता है। चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक अभी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत पेचीदा थी। रात हो चुकी थी, इसलिए वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था।
भविष्य में पैसे कमाने के कई मौके मिलेंगे, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। आज की रात बस अपने मन के सुनहरे धागे की गतिविधियों से खुद को परिचित कराने के लिए थी। अजय के आधे घंटे तक अध्ययन कक्ष में अकेले रहने के बाद कसकर बंद अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा आखिरकार अंदर से खुल गया। तंबाकू की गंध बाहर आ रही थी, जिससे त्रिशा ने फिर से शिकायतें शुरू कर दीं। अजय के त्रिशा के पास बैठने के बाद उसने अपने हाथ से अपनी नाक पर पंखा किया और फिर पूछा, तुम अभी हमारे बेटे से क्या बात कर रहे थे? तुम इतनी देर तक वहां क्यों रुके रहे? उस बच्चे ने मुझे प्लॉट 08 के लिए प्रतिस्पर्धा न करने की सलाह दी थी। बच्चा अभी छोटा है, उसकी बकवास मत सुनो, लेकिन उसे ज्यादा हतोत्साहित भी मत करो। त्रिशा ने गौरव का बचाव किया। उसे डर था कि कहीं गौरव ने कोई मूर्खतापूर्ण बात तो नहीं कह दी। नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा था और मुझे लगता है कि उसकी बात बिल्कुल सही थी, अजय ने झिझकते हुए कहा। उसके मन में अभी भी थोड़ी उलझन थी। ये सुनकर त्रिशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, 2 बार टीएस किया और कोई और सवाल नहीं पूछा। जब तक उसे पता था कि गौरव ने कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं कही है, तब तक सब ठीक था। ठीक है, बच्चा तो अब बड़ा हो गया है, अब से तुम दोनों बाहर के मामलों में फैसला कर सकते हो। सॉफ्टवेयर बंद करने के बाद गौरव को लगा कि फिलहाल उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए उसने स्टीम खोला और हज़-1 डाउनलोड कर लिया, जो उसके पिछले जन्म में लोकप्रिय चिकन डिनर गेम का पूर्वज था। ये गेम अभी कुछ ही महीने पहले रिलीज हुआ था, लेकिन पहले से ही बहुत लोकप्रिय था। हालांकि कुछ राउंड खेलने के बाद गौरव थोड़ा निराश हुआ और उसने इसे बंद कर दिया क्योंकि उसे इसे खेलने की आदत नहीं थी। गौरव ने अपने पिछले जीवन में आइलैंड सर्वाइवल के माध्यम से इस प्रकार के खेल के बारे में सीखा था और हज़-1 के पास हुआ कंट्री 7 नहीं था, इसलिए इसे खेलने के लिए किसी को उच्च पिंग योद्धा बनना पड़ता था। उसने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन उसके कंप्यूटर को अपग्रेड की जरूरत थी। गौरव ने अपने हाई स्कूल के पहले वर्ष में जो कंप्यूटर इकट्ठा किया था, उसे देखा और सोचा कि इसे रिटायर करने का समय आ गया है, अन्यथा आइलैंड सर्वाइवल खेलना एक स्लाइड शो में बदल जाएगा। उसे बाजार की निगरानी के लिए एक लैपटॉप भी खरीदने की जरूरत थी। हालांकि एक फ़ोन काम कर सकता था, लेकिन स्क्रीन बहुत छोटी थी और इसे बहुत देर तक घूरने से उसकी आंखें असहज हो जातीं। खेल खत्म करने के बाद गौरव ने समय देखा, 40 मिनट बीत चुके थे। उसने सॉफ्टवेयर को फिर से खोला और अपनी वॉच लिस्ट में प्रवेश किया। दर्ज की गई जानकारी की तुलना करने पर नतीजा वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था। ये धराशायी रेखा वाकई गौरव के भाग्य को दर्शाती थी जब वह किसी लक्ष्य के किसी खास पहलू को समझना चाहता था। इस समय उसने जिन कंपनियों का चयन किया था, उनके शेयरों का रुझान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कागज पर दर्ज किया था। इससे गौरव बहुत उत्साहित हुआ। उसके पहले सोने के भंडार का स्रोत आखिरकार सामने आ गया था। अब से कृपया मुझे स्वनिर्मित कहें, गौरव। अगली सुबह गौरव खाने की मेज पर बैठा अचार वाली सब्जियों के साथ सफ़ेद दलिया चटखा रहा था और अचानक त्रिशा से बोला, जो रसोई में दलिया बना रही थी, माँ मुझे 1 करोड़ उधार दो। त्रिशा के हाथ से गर्म पानी की केतली लगभग गिर ही गई। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने गलत नहीं सुना है, उसने असमंजस में पूछा, तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? कार खरीदने के लिए? तुम्हें अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला है और वैसे भी कार खरीदने में इतना खर्चा नहीं आता। नहीं, मैं कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई करने की योजना बना रहा हूँ और हाल ही में मैं पहले शेयर बाजार को समझना चाहता हूँ और फिर बिजनेस की जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। मैं बाद में एक सिक्योरिटी कंपनी में खाता खुलवाना चाहता हूँ। आपके $10 लाख से मैं उनके साथ कमीशन फीस पर बातचीत कर सकता हूँ। गौरव ने सहज ही यह बात तुरंत मान ली। उसकी सिर्फ एक ही बात सच थी कि वह कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई करना चाहता था। पिछले जन्म में अपने परिवार की कंपनी में आए बदलावों के कारण उसने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में पढ़ाई की थी। इस जन्म में वह उस भिक्षु मंदिर, पूरी तरह से पुरुषों का माहौल में वापस नहीं जाना चाहता था। उसने सुना था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पुरुष प्रधान विषय होते हैं, इसलिए उसे लगा कि यह पढ़ाई अच्छी रहेगी। कोई और बात नहीं, बस अपने आनंद के लिए, और यह भविष्य में कंपनियां बनाने और उन्हें प्रबंधित करने में भी काम आएगी। क्या ये फायदेमंद नहीं है? मैं 2 बार जीता। हालांकि त्रिशा जानती थी कि शेयर बाजार इतना आसान नहीं है। उसने सोचा कि गौरव अभी जवान और उतावला है, इसलिए उसे वहां कुछ मुश्किलें झेलने देना ही ठीक रहेगा। ये भविष्य के लिए एक चेतावनी भी हो सकती थी और पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए उसने मना नहीं किया। माँ बाद में तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम इन्हें बेतहाशा खर्च न करो। चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें एक IOU लिख दूंगा। गौरव ने तुरंत हामी भर दी। रात के खाने के बाद त्रिशा ने ट्रांसफर की व्यवस्था करने के लिए अपने निजी क्लाइंट मैनेजर को फ़ोन किया। चूंकि बैंक के पास क्लाइंट के रिश्तेदारों का रिकॉर्ड था, इसलिए इस ट्रांसफर से कोई जोखिम अलग नहीं आया, इसलिए गौरव को कुछ ही देर बाद सूचना मिल गई। पैसे मिलते ही गौरव ने त्रिशा के मना करने के बावजूद IOU अपनी जेब में रख लिया और सीधे वहां से चला गया।
भाई हाउ, इतनी गर्मी वाले दिन तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? क्या हमने कहा नहीं था कि हम दोपहर में ड्राइविंग की प्रैक्टिस करेंगे? फैटी जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, वह बड़बड़ाया। वह घर पर आराम से लीग ऑफ लेजेंड्स खेल रहा था और हैप्पी सोडा की चुस्कियां ले रहा था, तभी गौरव का फोन उसे बाहर खींच लाया। गौरव ने फैटी को बाइक शेड की ओर धकेला और कहा, मेरे साथ कुछ काम निपटाने चलो, फिर हम साथ मिलकर एक कंप्यूटर खरीदेंगे। गौरव कुछ नहीं कर सकता था, उसके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसके परिवार के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं था। इसलिए वह केवल फैटी का स्कूटर ही उधार ले सकता था। फैटी आमतौर पर छोटी दूरी के लिए भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाता था। चूंकि उसने उसे पहले ही बुला लिया था, तो वह उससे कंप्यूटर खरीदने के लिए भी कह सकता था, जिसकी फैटी को विश्वविद्यालय के लिए वैसे भी जरूरत थी। युआन सिक्योरिटीज। गौरव ने सावधानीपूर्वक चयन के बाद यही सिक्योरिटीज कंपनी चुनी थी। इस कंपनी की सेवाएं बहुत व्यापक थीं, जिनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार, वायदा और विनिमय दरें शामिल थीं। काम करने के लिए बस संबंधित मुद्रा में रूपांतरण की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा इसकी कई शाखाएं थीं, जिससे ये गौरव की पहली प्रतिभूति कंपनी के रूप में खाता खोलने के लिए काफ़ी उपयुक्त थी। जब गौरव फैटी के साथ पहुंचा, तो ट्रेडिंग हॉल अभी भी काफ़ी चहल पहल से भरा था। हालांकि ऑनलाइन ट्रेडिंग अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी, फिर भी कुछ अधेड़ और बुजुर्ग लोग अभी भी ऑफलाइन ट्रेडिंग के आदी थे। वे ट्रेडिंग करते हुए बातचीत कर सकते थे और शेखी बघार सकते थे, अपने पसंदीदा स्टॉक पर चर्चा कर सकते थे। पॉलिसी से लेकर पूंजी तक, हॉटस्पॉट से लेकर ट्रेंड तक, उनके विश्लेषण हमेशा तार्किक होते थे। एक कर्मचारी के मार्गदर्शन में गौरव काउंटर पर बैठ गया। अपनी ज़रूरतें बताने के बाद काउंटर पर बैठी महिला ने प्रक्रिया के अनुसार अनुरोध पर कार्रवाई की। उसका रवैया ज़्यादा उत्साहपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसका काम रोज़ एक ही काम करना था और एक तयशुदा दिनचर्या के कारण वह काफ़ी समय से इससे ऊब चुकी थी। लेकिन उसने ग्राहक के प्रति कोई अप्रियता नहीं दिखाई। कौन अपनी रोजी रोटी खतरे में डालेगा? किसी अजनबी को बिना वजह बुरी नज़र से देखना और फिर शिकायत दर्ज कराना, ये तो सरासर मूर्खता होगी। स्टॉक और फ्यूचर्स खाते खोलने के बाद ही काउंटर पर बैठी महिला ने गौरव को आश्चर्य से देखा जब उसने खाते में 10 मिलियन युआन ट्रांसफर करने की बात कही। फिर उसने हॉल मैनेजर से संपर्क किया। हॉल मैनेजर के उत्साहपूर्ण स्वागत में गौरव ने अपनी ज़रूरतें बताईं और अंततः हैंडलिंग शुल्क को घटाकर 2/10,000वें हिस्से पर कर दिया गया। उसने एक मार्जिन ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग खाता भी खोला, जिसमें वर्तमान में केवल 5 गुना लीवरेज की अनुमति थी। हैंडलिंग शुल्क पर 6% की ब्याज दर और 4/10,000वें हिस्से का कमीशन लिया जाता था। इसका मतलब था कि अगर वह लीवरेज का इस्तेमाल करता और शेयर में 5वां हिस्सा भी गिरावट आती, तो फाइनेंसिंग कंपनी को जबरन लिक्विडेशन का अधिकार मिल जाता। इसलिए गौरव को लीवरेज का इस्तेमाल करते समय बेहद सावधान रहना पड़ता था। रवि ने गौरव को खाता खोलते समय बीच में नहीं रोका था। जब वे चले गए, तब भी वह हतप्रभ सा लग रहा था। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठने के बाद ही फैटी ने आखिरकार पूछा, भाई हाउ, तुम क्या कर रहे हो? क्या शेयर ट्रेडिंग इतनी जटिल है? कम या ज्यादा? जब हम यहाँ हैं तो सब कुछ निपटा ही लेना चाहिए। गौरव इलेक्ट्रिक स्कूटर पर साइकिल लेन से गुजरा और बीच बीच में जवाब देता रहा। उसने फैटी को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। बेहतर है कि शेयर बाजार की समझ न रखने वालों को इसमें शामिल न होने दिया जाए। फैटी का परिवार अब संपन्न था, इसलिए उसे गड्ढे में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शेयर बाजार में आने वाला हर नया व्यक्ति सबसे पहले यही सुनता है कि निवेश में जोखिम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ मुनाफा देखते हैं। जहां तक दोस्तों को शेयर ट्रेडिंग के लिए ले जाने की बात है, तो बेहतर है कि इस बारे में सोच लिया जाए। एक पैक चावल नेकी लाता है, एक बुशल दुश्मनी लाता है वाली कहानियां हर जगह हैं। गौरव इलेक्ट्रिक स्कूटर से पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट स्थित कंप्यूटर मॉल गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्धारित शेड में पार्क करने के बाद उसे एक अच्छी तरह से सजी हुई दुकान मिली और वह अंदर गया। बॉस, मुझे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए। आवाज़ सुनकर चश्मा पहने एक युवक, जो कंप्यूटर केस में अपना सिर गड़ाए बैठा था, ने ऊपर देखा और उत्साह से अभिवादन किया। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका बजट क्या है? चलो 50,000 लेते हैं। गौरव ने आने से पहले इन बातों पर विचार नहीं किया था। वह बड़े गेम खेलने के लिए एक उच्च स्पेक वाला कंप्यूटर चाहता था, ये सोचकर कि 50,000 निश्चित रूप से पर्याप्त होंगे और ज़रूरत पड़ने पर वह इसे बाद में अपग्रेड कर सकता है। उसने अपनी सामान्य जेब खर्च से लगभग 5-6 लाख युआन बचाए थे, इसलिए वह इतनी रकम वहन कर सकता था। ठीक है, मैं पहले आपके लिए पुर्जों की सूची बना देता हूँ। चश्मा पहने युवक तुरंत कंप्यूटर के सामने व्यस्त हो गया। ठीक है, और कृपया पुर्जों की कीमतें भी शामिल कर दीजिए। गौरव ने अपना फ़ोन हिलाते हुए कहा, बॉस, अब इंटरनेट का ज़माना है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार कमाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे बेवकूफ़ मत समझना। अगर आप ईमानदार रहे तो मैं फिर आऊँगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको यहाँ सबसे उचित दाम ज़रूर दूंगा। आप बाद में असेंबली देख सकते हैं और मैं बिल्कुल नए, बिना खोले हुए पुर्जों का इस्तेमाल करूँगा।
चश्मा पहने उस युवक ने लगभग अपनी छाती थपथपाई। ठीक है, असेंबली के बाद किसी को इस पते पर पहुंचाने का इंतजाम कर दीजिए। गौरव ने एक कागज निकाला और अपने घर का पता लिख दिया। जब चश्मे वाले युवक ने सूची छापी और गौरव ने सिर हिलाया, तभी गौरव ने बक्से खोलना और कंप्यूटर जोड़ना शुरू किया। गौरव ने शॉपिंग बाउ खोलने और सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड की कीमतें देखने का अवसर लिया। बॉस के दाम उचित पाकर उसने आगे कहा, ठीक है बॉस, आप इसे असेंबल कर लीजिए। मुझे और मेरे दोस्त को अभी 2 लैपटॉप चुनने हैं। अंततः गौरव ने पोर्टेबिलिटी के लिए एक मैक चुना, जबकि रवि ने एक एलियनवेयर गेमिंग लैपटॉप चुना। कंप्यूटर के लिए भुगतान करने के बाद बॉस के विनम्र विदाई के बीच दोनों चले गए। इस बार गौरव ने रवि के लिए भुगतान नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि फैटी घर आने पर अपनी मां से पैसे जरूर मांगेगा। अगर गौरव ने भुगतान कर दिया होता तो फैटी शायद उन पैसों से खाना खरीदता। जोंगचेन गार्डन गौरव और फैटी दोपहर में ड्राइविंग का अभ्यास करने के लिए सहमत हुए। गौरव ने अलविदा कहा, मुड़ा, गेट खोला और रवि की नजरों से ओझल हो गया। घर लौटकर गौरव उत्सुकता से अपने बेडरूम में लौटा, अपने लैपटॉप को घर के वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा और युआन सिक्योरिटीज कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। गौरव ने विभिन्न क्षेत्रों को देखा और अंततः 2 शेयर चुने, जोंगटियन टेक्नोलॉजी और गुआंगमिंग इंटेलिजेंस। जोंगटियन टेक्नोलॉजी का बाजार मूल्य 2 अरब युआन से ज्यादा था। अपनी शुरुआत के बाद से इसमें कई उतार चढ़ाव आए थे, कुल मिलाकर 8 अंकों की गिरावट आई थी। टिप्पणी अनुभाग अब विलाप से भर गया था। लोग 10,000 हाथ वाले भाई को कमान सौंपने की मांग कर रहे थे। हालांकि गौरव की दृष्टि में कंपनी की ठोस रेखा स्पष्ट रूप से चमक रही थी, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी। धराशायी रेखा भी धूसर से सुनहरे रंग में बदल रही थी और धराशायी रेखा का प्रत्येक खंड धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। इससे संकेत मिलता था कि कंपनी एक सकारात्मक विकास का अनुभव करने वाली थी और यह उतार चढ़ाव संभवतः बाजार निर्माताओं द्वारा शेयरों को बेचने के कारण था। ठोस रेखा की लंबाई को देखते हुए ये शेयर केवल अल्पकालिक संचालन के लिए उपयुक्त था और दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए आदर्श नहीं था। दूसरी ओर गुआंगमिंग इंटेलिजेंस अरबों युआन वाली एक दिग्गज कंपनी थी और उसकी कीमत बहुत स्थिर थी। पूरा ट्रेडिंग बोर्ड शांत था और टर्नओवर दर 5% के भीतर बनी रही। वह इसमें खरीदारी करते समय अपेक्षाकृत अधिक साहसी हो सकता था। गौरव ने 5x लीवरेज खोला और सबसे पहले छोटी जोंगटियन टेक्नोलॉजी के साथ काम करना शुरू किया। वह हर बार कुछ से लेकर 1 दर्जन शेयरों के बेतरतीब ऑर्डर देता था, धीरे धीरे ऊपर लटके हुए सेल ऑर्डर खरीदता था और कुल मिलाकर कार्रवाई बहुत ही गोपनीय थी। क्योंकि मौजूदा निवेशक इस शेयर को लेकर निराशावादी थे और मार्केट मेकर अभी भी कीमत को दबाकर सही समय का इंतजार कर रहे थे, इससे गौरव को गुप्त रूप से इस खामी का फायदा उठाने का मौका मिल गया। यांत्रिक खरीदारी प्रक्रिया दोहराते हुए वह कभी कभी धराशायी रेखा पर ध्यान केंद्रित करता, इस डर से कि उसके ऑर्डर बाजार निर्माताओं की ओर से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया का कारण बनेंगे। जैसे ही गौरव ने खरीदारी की, ऊपर लटके कम कीमत वाले विक्रय ऑर्डर धीरे धीरे उसके हाथों में आ गए और कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस बिंदु पर बाजार निर्माताओं ने टर्नओवर दर और ट्रेडिंग वॉल्यूम में बदलाव देखकर ये भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। कोई उनकी पीठ पीछे मुनाफा कमा रहा था। वे सभी सक्रिय हो गए, जिससे बाजार में तेजी आई। दुर्भाग्य से कम कीमत वाले विक्रय ऑर्डर गौरव द्वारा पहले ही खरीद लिए जा चुके थे। कुछ व्यक्तिगत निवेशकों ने भी ऐसा ही किया और खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन रकम कम थी। ये देखकर कि उसके खाते में अभी भी 20 मिलियन युआन से ज्यादा शेष हैं, गौरव ने एक पल के लिए सोचा और फिर आवेग में आकर कीमत बढ़ाने के लिए 1500 शेयरों का खरीद ऑर्डर दे दिया। यह बाजार निर्माताओं को सीधे ये बताने के समान था कि उन्हें उनके इरादे पता चल गए हैं, और अन्य खुदरा निवेशकों ने इस अचानक बड़े खरीद ऑर्डर को देखकर जल्दी से अपना नुकसान कम किया और बाजार से बाहर निकल गए। नुकसान तो नुकसान ही होता है। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिचकिचा रहे थे, सोच रहे थे कि ये बाजार निर्माता शेयरों को बेच रहे हैं और बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और चिंता कर रहे थे कि कोई तेज रफ्तार आखिरी कोशिश कर रहा है। वे नहीं चाहते थे कि शेयर थोड़ा ऊपर चढ़े और फिर गिर जाए, खासकर जब से इसमें पहले भी कई बार उतार चढ़ाव आ चुका था जिससे वे पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। गौरव को इन खुदरा निवेशकों की परवाह नहीं थी। उसने अपने खरीद ऑर्डर पर एक आखिरी नज़र डाली और यह पुष्टि करने के बाद कि उसके ऑर्डर पूरे हो गए हैं, उसने जोंगटियन टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया और खरीदारी जारी रखने के लिए गुआंगमिंग इंटेलिजेंस का ट्रेडिंग बोर्ड खोल दिया। इस समय उसके खाते में अभी भी 15 मिलियन युआन से ज्यादा पैसे बचे थे। ऐसा नहीं था कि वह जोंगटियन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन उस समय तक सभी बिक्री ऑर्डर खत्म हो चुके थे और उसे भविष्य में बेचने के बारे में भी सोचना था। इसी सोच के साथ गौरव ने तुरंत बचे हुए 15 मिलियन युआन से गुआंगमिंग इंटेलिजेंस को खरीद लिया। हालांकि यह शेयर बहुत बड़ा था, फिर भी सावधानी बरतने के लिए उसने पिछली चालें दोहराई, धीरे धीरे खरीद ऑर्डर दिए। अंत में
गौरव को एहसास हुआ कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया था। उसके 10 मिलियन युआन से ज़्यादा की रकम ने अरबों डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी के लिए बस एक छोटी सी लहर पैदा की थी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद गौरव आलस से खींचा चला गया। इस तरह का बार बार दोहराया जाने वाला यांत्रिक ऑपरेशन काफ़ी कष्टदायक था और यह एक ज़रूरी प्रक्रिया थी। लगता है मुझे जल्दी से कुछ कर्मचारी ढूंढने होंगे, फिर मुझे बस बाजार पर नज़र रखनी होगी। क्या ही बढ़िया है। गौरव अपनी कुर्सी पर पीछे झुका, अपना सिर अपने हाथों पर टिकाया और झूमते हुए सोचने लगा। चूंकि उनका नया डेस्कटॉप कंप्यूटर अभी तक नहीं आया था, गौरव ने अपने लैपटॉप पर चुने हुए 2 स्टॉप पर नज़र रखी, साथ ही अपने जल्द ही बंद होने वाले कंप्यूटर को गेम की लाइव स्ट्रीम देखने के लिए भी खोला। उस समय लाइव स्ट्रीमिंग का चलन अभी शुरू ही हुआ था और लोगों की सोच अभी नहीं बदली थी। सब सोचते थे सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठना ही स्ट्रीमर कहलाएगा। क्या ये सिर्फ अपनी बड़ाई नहीं है? उस समय स्ट्रीमर अभी भी एक बेहद पेशेवर शब्द था। सबका मानना था कि एक स्ट्रीमर को एक टीवी होस्ट की तरह होना चाहिए, जो ब्रॉडकास्टिंग की आवाज़ में बात करे और औपचारिक रूप से स्क्रिप्ट पढ़े। इसलिए उस समय लाइव स्ट्रीम देखने वाले ज़्यादा दर्शक नहीं थे और जो कुछ प्लेटफॉर्म मौजूद थे वे अभी शुरू ही हुए थे, अभी भी नए रास्ते तलाश रहे थे और नुकसान उठा रहे थे। गौरव ने शार्क लाइव खोला, जो उनके पिछले करियर में अपेक्षाकृत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्लेटफॉर्म था, और हज़ 1 श्रेणी पर क्लिक किया। उस समय स्ट्रीमर का प्रसारण एक पेज भी नहीं भर पा रहा था। वह हर स्ट्रीमर के चैनल में गया और कुछ पलों तक देखता रहा। जो सबसे ऊपर थे उनके औसतन हज़ारों फॉलोअर्स ही थे। ये वाला तो दिलचस्प है। गौरव ने पाया कि अमन नाम का एक पुरुष स्ट्रीमर काफ़ी अच्छा खेलता था। वह लगातार लोगों को ढूंढता रहता था और उसकी चाल और पैरों का काम बहुत ही कुशल था। वह लगातार इमारतों के चक्कर लगाता रहता था। कभी कभी उसे विदेशियों की दया की भीख मांगते हुए भी सुनाई देता था और उसका खेलने का तरीका काफ़ी असाधारण था। स्क्रीन पर बस कुछ बुलेट कमेंट्स थे, लेकिन इस स्ट्रीमर का मुंह बकबक करता रहता था। बुलेट कमेंट्स के बिना भी वह अपनी खुद की बना सकता था, जो काफ़ी मनोरंजक था। स्ट्रीमर, तुम अच्छा खेलते हो। तुमने हैक्स का इस्तेमाल तो नहीं किया है ना? गौरव खुद को टाइप करके पूछने से रोक नहीं पाया। इस तरह के FPS गेम में एक खामी थी, क्योंकि डेटा को पहले स्थानीय रूप से स्टोर करना पड़ता था, इसलिए हैक्स का फैलना बहुत आसान था। कुछ लोग जो हैक्स का इस्तेमाल करते थे वे एक्टिंग में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए गौरव इस पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सका। भाई फुगुई, मेरे फुटवर्क और मेरी सजगता को देखो, क्या ये किसी हैक जैसा लग रहा है? जी हाँ, गौरव का पंजीकृत उपनाम कॉमनली फुगुई था, जो उनके शुद्ध और सरल विचारों को व्यक्त करता था। और जब उस स्ट्रीमर ने प्रश्नवाचक बुलेट वाली टिप्पणी देखी तो वह अपनी बेगुनाही का दावा करने से खुद को नहीं रोक सका। बोलने के बाद उसने 2 चालें भी दिखाईं, कार से बाहर निकलना, गोली चलाना और फिर बिजली की गति से कार में वापस आना। कोई भी देख सकता था कि यह क्रिया वास्तव में बहुत सहज थी। कीबोर्ड जोर जोर से बज रहा था। अगर आप किसी असिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप अपनी स्क्रीन और हाथों को रिकॉर्ड कर लें। इस तरह भविष्य में जब आपके ज़्यादा दर्शक होंगे तो ये बहुत सी परेशानियों से बच जाएगा, गौरव ने सुझाव दिया। उसके पिछले जीवन में FPS गेम्स में स्क्रीन और हाथों को रिकॉर्ड करना पहले से ही एक बहुत ही आम बात थी। जब तक कोई ऑफलाइन टूर्नामेंट में हिस्सा न ले, हमेशा संदेह बना रहता। तो मैं भाई फुगुई को आपके दयालु शब्दों के लिए पहले ही धन्यवाद देता हूँ। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब बहुत सारे लोग होंगे। और भाई का सुझाव भी बहुत अच्छा है। स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद मैं एक वेबकैम लगा दूंगा। स्ट्रीमर अमन सहमत हो गया। स्क्रीन और हाथों को रिकॉर्ड करने से वाकई बहुत सारे संदेह कम हो सकते हैं और लोग हमेशा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। जब वे आते हैं और देखते हैं कि स्ट्रीमर उनकी स्क्रीन और हाथों को रिकॉर्ड कर रहा है तो उनकी पहली धारणा यही होती है कि यह स्ट्रीमर निश्चित रूप से हैक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बेशक इस समय वह इतना नहीं सोच रहा था, उसे बस लगा कि सुझाव बहुत अच्छा था। ठीक है, मैं तुम्हें देखने वापस आऊँगा। अगर तुम अपनी स्क्रीन और हाथों को रिकॉर्ड कर लोगे तो मैं तुम्हें 2 छोटे हवाई जहाज भेज दूंगा। गौरव ने भी इसे मजाक समझा और एक खोखला वादा किया। अरे 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 बॉस, मत जाओ, मैं अभी अपना वेबकैम लगा देता हूँ। हवाई जहाज़ों के बारे में सुनकर स्ट्रीमर ने खेलना बंद कर दिया, अपने इन गेम कैरेक्टर को एक कोने में बैठने के लिए नियंत्रित किया और अपने कैबिनेट्स में खोजबीन शुरू कर दी। लाइव स्ट्रीम में कैबिनेट से कई तरह की धमाकेदार आवाज़ें अभी भी सुनी जा सकती थीं और इस समय कुछ बुलेट कमेंट्स तैरते हुए आए। ये स्ट्रीमर बहुत असली है। ये सब जीविकोपार्जन के लिए है, कोई शर्म नहीं। बॉस उलझन में है। ये स्ट्रीमर गंभीर है, जल्दी से भाग जाओ, हम तुम्हें कवर करेंगे। चिंता मत करो, हम सभी नहीं जानते कि आपकी आईडी कॉमनली फुगुई है। एक नाम बदलने वाला कार्ड और 2 हवाई जहाज, आप कौन सा चुनेंगे बॉस? इसके बारे में सोचो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विभिन्न चिढ़ाने वाली बुलेट कमेंट्स। इसके तुरंत बाद लाइव स्ट्रीम स्क्रीन के निचले दाएं कोने में एक छोटा काला बॉक्स दिखाई दिया और फिर तस्वीर तेज हो गई, लेकिन
ये सिर का पिछला हिस्सा क्या है? गौरव मदद नहीं कर सका लेकिन टाइप करके पूछ लिया, केवल ये देखने के लिए कि निचले दाएं कोने में छोटे बॉक्स में सिर के पिछले हिस्से ने स्क्रीन के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बुलेट टिप्पणियों में प्रश्न देखकर स्ट्रीमर ने समझाया, हर कोई कृपया मेरा साथ दें। स्क्रीन और हाथों को रिकॉर्ड करना ठीक है, लेकिन मेरे चेहरे को रिकॉर्ड करना सवाल से बाहर है। मुझे डर है कि आप मुझसे प्यार करने लगेंगे। तलवार को देखो, विसर्जन मजबूत है, मुझे पहले से ही मतली आ रही है। स्वर्ग ने आपको एक बंदूक दी, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल एक हलचल की छड़ी के रूप में किया। स्ट्रीमर की बेशर्म टिप्पणी सुनकर बुलेट की टिप्पणियां तुरंत भड़क उठीं। गौरव ने बुलेट कमेंट्स पर गौर किया और बेशर्म टाइप किया और 2 छोटे हवाई जहाज भेजकर अपना वादा भी निभाया। 2 बड़े हवाई जहाज के लिए शुक्रिया बॉस। भाई, ये बॉस भरोसेमंद है, उसने सचमुच अपना वादा निभाया। अमन ने भी स्पेशल इफेक्ट्स देखकर बार बार उसका शुक्रिया अदा किया। उसने हाल ही में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। हालांकि उसे आमतौर पर कुछ उपहार मिलते थे, लेकिन ज्यादातर छोटे होते थे और उसे बस एक बार बॉस से 50 युआन का गो कार्ट मिलना याद था। 2 हवाई जहाज देखकर वह फिर भी काफी उत्साहित हो गया। यह एक अच्छी शुरुआत थी। सबसे खास बात, उसने देखा कि यह बॉस, जिसका उपनाम कॉमनली फुगुई था, बस एक लेवल 4 अकाउंट था, जिसका मतलब था कि वह एक वाइल्ड बॉस था और इससे उसे थोड़ा हैरानी हुई। खाने का समय हो गया है, अगर आप फ्री हों तो साथ खेलते हैं। गौरव ने बुलेट कमेंट किया और फिर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। अगर उसका मन करे तो वह उसे साथ खेलने के लिए कह सकता था, क्योंकि फैटी को आमतौर पर लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे मोबा गेम खेलना पसंद था। गौरव को FPS कॉम्बैट खेलना पसंद था, इसलिए जब वह गेम खेलता था तो वह ज्यादातर टीम के साथियों को ऑनलाइन ढूंढता था या रैंडम मैचों के साथ खेलता था। भाई, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। अब से जब तक आप आते हैं। स्ट्रीमर को नहीं पता था कि गौरव पहले ही जा चुका है और वह अभी भी गौरव से बकबक कर रहा था। जब तक बुलेट की टिप्पणियों ने उसे याद नहीं दिलाया कि बॉस जा चुका है, तब तक उसने अपने इन गेम कैरेक्टर को नियंत्रित करना जारी रखा। हालांकि जहर का घेरा पहले ही दूर तक फैल चुका था और उसकी कार जा चुकी थी। एक मैराथन के बाद ये स्ट्रीमर खुशी खुशी एक डिब्बे में बदल गया। गौरव आखिरकार अपने लैपटॉप को तब तक घूरता रहा जब तक शेयर बाजार एक ब्रेक के लिए बंद नहीं हो गया। फिर वह खाने के लिए अपने बेडरूम से बाहर निकला। इस समय अजय ने पहले ही दोपहर का भोजन तैयार कर लिया था और रसोई में खाना खत्म कर रहा था। चाची जो, मेरी माँ कहाँ हैं? क्या वह वापस खाने नहीं आ रही हैं? गौरव घर में इधर उधर घूमता रहा, त्रिशा को नहीं देखा और पूछा। मैडम आज सुबह दोस्तों के साथ खरीदारी करने गई थी, वह दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आ रही हैं। अजय ने बर्तन को सिंक में रखते हुए और उसमें पानी भरते हुए कहा। इतना कहने के बाद अजय उनके दोपहर के भोजन का हिस्सा लेकर बाहर आया। ठीक है आंटी जो, आप यहीं रुकें और मेरे साथ खाना खाएं। गौरव ने अजय को हाथ से इशारा करते हुए बाहर जाने से रोका। ठीक है, अजय ने धीरे से एक कुर्सी खींची और बिना मना किए बैठ गया। पहले जब मैडम घर पर अकेली होती थी तो वह अक्सर अजय को अपने साथ खाने के लिए कहती थी। हालांकि अजय खुद कभी भी सक्रिय रूप से कुर्सी खींचकर नहीं बैठता था। मेजबान का निमंत्रण दयालुता था, लेकिन एक नौकर के रूप में उसे अभी भी अपनी जगह पता होनी चाहिए थी। अजय ने हमेशा इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला था। दोपहर के भोजन के बाद गौरव ने थोड़ा आराम किया। 1 बजे का अलार्म बजा। हालांकि उसकी दृष्टि में उभरी रेखाओं को देखकर लग रहा था कि इन दोनों शेयरों में कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये गौरव का पहला ऑपरेशन था और उसे लगा कि इन पर नजर रखना ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि वह कुछ कर नहीं सकता था। दोपहर में दोनों कंपनियों ने लगातार सकारात्मक खबरें जारी कीं। जोंगटियन टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रोड सामग्री में एक बड़ी सफलता की घोषणा की, जबकि गुआंगमिंग इंटेलिजेंस ने एआई क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की। गौरव जानता था कि यह पक्का है, इसलिए वह आराम करने के लिए वापस बिस्तर पर चला गया। दोपहर 3 बजे गौरव ने अपना फोन चेक किया। बाजार बंद होने तक जोंगटियन टेक्नोलॉजी अपनी दैनिक सीमा तक पहुंच चुकी थी। गौरव ने आज 8 अंक से ज्यादा गिरने के बाद भी खरीदारी की थी, यानी उसने कुल 18 अंक कमाए थे। दूसरी ओर गुआंगमिंग इंटेलिजेंस में 8.6% की वृद्धि हुई थी। हालांकि यह जोंगटियन टेक्नोलॉजी जितना अच्छा नहीं था, फिर भी ये बहुत अच्छा था, जिससे गौरव उत्साहित था। उसने अपनी आंखों के सामने सुनहरी रेखा पर फिर से नजर डाली, यह अनुमान लगाते हुए कि कल भी यह कुछ अंक बढ़ सकता है। हालांकि गौरव को लगा कि उसे ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। कल सुबह बाजार खुलते ही वह धीरे धीरे बिकवाली करेगा और फिर कोई और शेयर खरीदता रहेगा। फोन बंद करके वह मुंह धोने के लिए बाथरूम गया। फिर गौरव ने बदलने के लिए एक जोड़ी शॉर्ट्स ली। टेढ़े मुंह वाले युद्ध के देवता जैसे कैजुअल जूते पहने और तरोताज़ा महसूस करते हुए घर से निकल गया। सड़क पर उसकी मुलाकात फैटी से हुई और दोनों ड्राइविंग स्कूल की चौकी की ओर चल पड़े। फैटी के पास अभी भी उसका जाना पहचाना बैग था।
सोचने की जरूरत नहीं थी, इतनी गर्मी में जमा हुआ पानी जरूरी था। इस बार फैटी ने आखिरकार अपने छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी नहीं की, क्योंकि चौकी सड़क के उस पार बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी, जिसके लिए एक पैदल पुल पार करना पड़ता और छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करना और भी ज्यादा परेशानी भरा होता। कुछ ही कदम चलने के बाद फैटी को इतनी गर्मी लगी कि उसने अपना हैप्पी वाटर निकाला और पीना शुरू कर दिया और गौरव को भी एक बोतल दी। गौरव ने लापरवाही से इसे ले लिया, उसके कदम रुके नहीं। चेंगुआन ड्राइविंग स्कूल चौकी आमतौर पर ड्राइविंग स्कूल के कोच आसपास के इलाकों से छात्रों को यहां ड्राइविंग स्कूल में लाते और छोड़ते थे और यह पंजीकरण परामर्श भी प्रदान करता था। जैसे ही फैटी ने साइन देखा, वह उत्सुकता से अंदर भागा। इस पल में केवल एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ही उसे पुनर्जीवित कर सकती थी। सड़क पर पहले की तरह अब उसमें बीमार भाव नहीं था। गौरव धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। हालांकि उसे भी काफी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन ये फैटी जितनी अतिरंजित नहीं थी। जैसे ही वह चौकी के पास पहुंचा, उसने एक लड़की को स्टोव के सामने खड़ा देखा। गौरव ने उसे कुछ बार देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। प्रवेश द्वार पर खड़ी लड़की ने सफेद प्रिंटेड टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके निचले शरीर पर हल्के पीले रंग की प्लीटेड हाफ स्कर्ट थी। उसकी शर्ट का हेम स्कर्ट में टक किया हुआ था, जो उसके निचले शरीर के अनुपात को उभार रहा था, और उसने सफेद स्नीकर्स पहने हुए थे। लड़की ने अपने दोनों हाथ सामने की ओर जोड़े हुए थे, एक तहदार छाता और एक बैग पकड़े हुए। कभी कभी उसके घुंघराले बालों में हल्की हवा का झोंका आता, जिससे शांति का एक सुंदर दृश्य बन जाता। काश ये हवा गर्म हवा न होती। गौरव ने ऊपर उगते सूरज की ओर देखा। हालांकि वह छाया में खड़ी थी, फिर भी बहुत गर्मी होगी, है ना? मुझे एयर कंडीशनिंग नहीं चाहिए, मैं तो बस यूं ही खेल रही हूं। और वह हल्के पीले रंग की लंबी स्कर्ट और वो लहराते घुंघराले बाल। गौरव को लगा कि यह पोशाक अजीब तरह से जानी पहचानी है। लड़की ने शायद गौरव की निगाहें देख ली थी। उसने मुड़कर उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी। फिर उसने सिर हिलाया और पोज देते हुए अपना सिर पीछे झुकाना जारी रखा। लड़की को अभिवादन करते देख गौरव खुद को रोक नहीं सका और करीब आते हुए पूछा, हेलो, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तुम अंदर जाकर एयर कंडीशनिंग का आनंद क्यों नहीं लेती? करीब से देखने पर गौरव ने पाया कि लड़की की लंबाई लगभग उसके कंधे तक पहुंच रही थी, अनुमानतः लगभग 165 सेमी। लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी पुतलियां साफ और चमकदार थीं, घुमावदार भौहें थीं, और शायद मौसम की वजह से उसकी गोरी बेदाग त्वचा पर हल्की गुलाबी लाली दिख रही थी। उसके पंखुड़ी जैसे होंठ नाजुक और आमंत्रित कर रहे थे, जो उसे एक शुद्ध पहले प्यार जैसा एहसास दे रहे थे। कोई बात नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही। अंदर एक धुएं जैसी गंध है जो मुझे पसंद नहीं है। तुम पहले अंदर जाओ। लड़की के हाव भाव थोड़े औपचारिक थे। ये देखकर कि वह बातचीत के मूड में नहीं है, गौरव ने सिर हिलाया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, गौरव ने फैटी और एक अधेड़ उम्र के आदमी को सोफे पर बैठकर बातें करते देखा। हैप्पी वाटर की बोतल उसके हाथ से नहीं छूट रही थी। अधेड़ उम्र का आदमी दुबला पतला, सांवली त्वचा और कनपट्टियों पर कुछ भूरे बालों वाला लग रहा था। फैटी ने गौरव को दरवाजे से अंदर आते देखा, जल्दी से हाथ हिलाया और चिल्लाया, भाई हाउ, ये कोच सुरेश हैं, वह हमारा इंतजार कर रहे थे। गौरव ने सिर हिलाया और कोच सुरेश का अभिवादन किया जैसे ही फैटी ने उसका परिचय कराया। तुरंत कोच सुरेश खड़े हुए और उन दोनों को बाहर जाकर प्रवेश द्वार पर खड़ी प्रशिक्षण कार में बैठने का इशारा किया। फैटी ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे की यात्री सीट ले ली। हालांकि कार में बैठने के बाद भी कोच सुरेश ने फैटी को सीट बेल्ट बांधने और विशेष रूप से यात्री की तरफ के ब्रेक पर पैर न रखने के लिए सावधान रहने को कहा। फैटी की उत्साहपूर्ण सहमति सुनकर कोच सुरेश ने प्रवेश द्वार पर खड़ी खूबसूरत लड़की को हाथ हिलाया। तभी गौरव को एहसास हुआ कि यह लड़की कोई और छात्रा है। रास्ते में कोच सुरेश ने सभी का परिचय कराया और गौरव को पता चला कि उस लड़की का नाम प्रिया था, जो 500 साल पहले की उसकी दूर की रिश्तेदार मानी जाती थी। इसके बाद फैटी और कोच सुरेश खुशी खुशी बातें करने लगे और दुनिया भर की बातें करने लगे। हालांकि पिछली सीट पर बैठे दोनों चुप हो गए। गौरव अपने फोन पर अलग अलग स्टॉप देखने, अपने अगले लक्ष्य चुनने में व्यस्त था, और इसके अलावा उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया से क्या कहे। पैसा ज्यादा जरूरी था। शायद प्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। कोच सुरेश के कुछ पूछने पर कभी कभार ही जवाब देती, लेकिन कभी बातचीत शुरू नहीं करती। ड्राइविंग स्कूल पहुंचने पर कोच सुरेश पहले उन्हें ऑफिस बिल्डिंग में ले गए, फिर उन्हें एक ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें समय मिलने पर ऐप में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उन्होंने कुछ दिनों में उनकी विषय 1 की परीक्षा निर्धारित कर दी है, और फिर उन्हें अभ्यास मैदान में ले गए। सब लोग पहले खुली जगह में कार चलाकर बुनियादी कामों से परिचित हो जाओ। कोच सुरेश पैसेंजर सीट पर बैठ गए और सभी को बारी बारी से ड्राइवर की सीट पर बैठने को कहा, ताकि वे स्टीयरिंग, हैंड ब्रेक, गियर शिफ्टिंग और दूसरे कामों से परिचित हो सकें। हालांकि गौरव गाड़ी चलाना जानता था, लेकिन उसने कुछ खास नहीं किया। वह आज्ञाकारी होकर ऊपर गया और कुछ चक्कर चलाए।
घर पर चलाया। कोच सुरेश ने गौरव के जाने पहचाने कामों को देखते हुए पूछा। हम। गौरव ने सिर हिलाया, फिर मन ही मन कहा, मेरे पिछले जन्म में। ठीक है, तुम पहले जाओ, फिर देखते हैं तुम्हारी रिवर्स पार्किंग कैसी है। अगर तुम अच्छा करोगे तो हम तुम्हें पहले कुछ सब्जेक्ट टू सामान साफ करने देंगे, कोच सुरेश ने सुझाव दिया। गौरव ने मना नहीं किया। वह वाकई एक अनुभवी ड्राइवर था और सब कुछ साफ करने के बाद उसके पास बाजार देखने का समय होगा। गौरव ने जब रिवर्स पार्किंग, साइड पार्किंग, कर्व ड्राइविंग, राइट एंगल टर्न और हिल स्टॉट को कुशलता से पूरा कर लिया तो कोच सुरेश पहले ही आश्चर्य से कह उठे, तुम्हारे कौशल के स्तर को देखते हुए अगर तुम विषय 2 की परीक्षा से पहले एक बार और अभ्यास कर लो और बारीकियों पर ध्यान दो तो तुम्हारा पास होना लगभग तय है। गौरव ने सिर हिलाया। हालांकि वह एक अनुभवी ड्राइवर था, लेकिन परीक्षा में कई ऐसी बारीकियां थीं जिन पर अक्सर गाड़ी चलाने वाले अनुभवी ड्राइवर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर गौरव पीछे की सीट पर बैठ गया और मोटे आदमी ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। दोपहर भर रवि और प्रिया बारी बारी से गाड़ी चलाते रहे। गौरव ने गाड़ी चलाने की कोशिश नहीं की, दूसरों से बातें करता रहा और कभी कभी अपने फोन पर नजर डाल लेता। शाम 5:30 बजे उन्होंने अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस पूरी की और कोच सुरेश उन्हें वापस शहर ले गए। मोटे आदमी का घर स्टेशन के पास था, जबकि प्रिया को घर जाने के लिए स्टेशन के पास मेट्रो प्रवेश द्वार से कुछ स्टॉप मेट्रो लेनी थी। इसलिए कोच सुरेश ने गौरव को जोंगचेंग गार्डन के प्रवेश द्वार पर अकेला छोड़ दिया और फिर गाड़ी चलाकर चले गए। गौरव की आकृति को धीरे धीरे सामुदायिक द्वार के संगमरमर के खंभों से ओझल होते देख प्रिया की आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। जब गौरव घर लौटा तो त्रिशा अभी तक वापस नहीं आई थी और आंटी जो रसोई में व्यस्त थीं। तभी उसकी जेब में रखे फोन की घंटी बजी। ये कंप्यूटर स्टोर से था, जिसमें उसे बताया गया था कि कंप्यूटर डिलीवर हो गया है और इस समय सामुदायिक प्रवेश द्वार पर है। गौरव ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट द्वारा लगाए गए छोटे फोन से गार्ड बूथ को फोन किया। स्थिति समझाने के बाद इंस्टॉलेशन तकनीशियन को अंदर जाने दिया गया। फोन रखने के बाद गौरव मुख्य दरवाजा खुला छोड़कर इंतजार करने लगा। जल्द ही 3 लोग लिफ्ट से ऊपर आए, एक हट्टा कट्टा छोटा आदमी और एक नौजवान, दोनों के हाथ में कंप्यूटर केस और कई दूसरे उपकरण थे। उनके पीछे वर्दी पहने लॉबी बटलर था। अजनबियों को लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट की जरूरत होती थी, इसलिए उसे निगरानी के लिए उनके पीछे पीछे ऊपर जाना पड़ता था। उसे इस इमारत के हर निवासी की अच्छी तरह याद थी, यहाँ तक कि हर घर में काम करने वाली आयों की भी। आपकी परेशानी के लिए शुक्रिया। ये मेरे द्वारा खरीदे गए कंप्यूटर की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के तकनीशियन हैं। अब आप अपने काम पर जा सकते हैं। गौरव ने बटलर को पहले जाने का इशारा किया। यह मेरा कर्तव्य है महोदय, मैं आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। फ्लोर बटलर ने विनम्रता से झुककर सिर हिलाया और फिर लिफ्ट में चढ़ गया। बाकी 2 ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था और कुछ संकोची लग रहे थे। स्टडी रूम में सामान रखने में मदद करने के बाद वह युवक पहले चला गया। गौरव ने उसे टिप के तौर पर 20 युआन का नोट दिया और कहा कि वह पीने के लिए पानी खरीद ले, क्योंकि उस दिन काफ़ी गर्मी थी। सिर्फ एक हट्टा कट्टा तकनीशियन ही बचा था जो इंस्टॉलेशन और डिबगिंग में मदद कर रहा था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने ज़्यादा बात नहीं की। गौरव ने बस उसे बताया कि क्या करना है और उसने वैसा ही किया। इंस्टॉलेशन और डिबगिंग पूरी होने के बाद उसने तकनीशियन को लिफ्ट में विदा करने से पहले 50 युआन की टिप दी। फिर उसने इंटरकॉम का एक बटन दबाया और अपने नए कंप्यूटर का अनुभव करने चला गया। अजनबियों के जाने के बाद फ्लोर बटलर उस फ्लोर पर रहने वाले घर के मालिक से पुष्टि की प्रतीक्षा में एक संदेश भेजेगा। अगर 15 मिनट बाद कोई जवाब नहीं आता तो वह ऊपर जाकर जांच करेगा। बेशक अगर किसी घर के मालिक को ये सेवा परेशान करने वाली लगे तो वे इस सेवा को रद्द करने के लिए हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन जहां तक गौरव को पता है अभी तक किसी ने इसे रद्द नहीं किया था। कोई भी मूर्ख नहीं था। अगले दिन कॉल नीलामी के दौरान जोंगटिन टेक्नोलॉजी 2 अंक से अधिक बढ़ गई। बाजार की प्रतिक्रिया अभी भी काफी उत्साही थी, इसलिए गौरव ने इस उत्साह का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे अपने शेयर बेचे, कोशिश की कि कीमत प्रभावित न हो। इस समय लालची न होना महत्वपूर्ण था। हालांकि विकास की अभी भी गुंजाइश थी, लेकिन चरम तक इंतजार करने से बेचना असंभव हो सकता था। अंत में गौरव ने अपने सभी शेयर कल की खरीद मूल्य से 19.6% अधिक कीमत पर बेच दिए। फिर गुआंगमिंग इंटेलिजेंस को बेचने के लिए ऑपरेशन को दोहराया। इस बार ये घटनाहीन था और उसने खरीद मूल्य के 9.2% पर अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी। हैंडलिंग शुल्क और ब्याज का भुगतान करने के बाद गौरव ने अपने खाते में 18 मिलियन से अधिक युआन को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन वास्तविकता का एहसास हुआ। दूसरे शब्दों में उसने कुछ घंटों तक माउस क्लिक करके 80 लाख युआन से ज्यादा कमा लिए, जिससे गौरव ने आह भरी, ये सचमुच पूंजी का खेल है। अगर उसके पास कोई धोखेबाज न होता तो वह खेलता ही नहीं। गौरव ने अपनी पूंजी का 5 गुना फायदा उठाना जारी रखा, जिससे उसके खाते की शेष राशि 9 करोड़ युआन से ज्यादा हो गई।
फिर उसने पैसों को 3 हिस्सों में बांट दिया और कल चुनी गई 3 कंपनियों के शेयर खरीद लिए। ये तरीका बहुत तेज था और बड़े ऑर्डर देने पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। भविष्य में ज्यादा पूंजी के साथ उसे विविधता लाने के तरीके ढूंढने होंगे। अगर वह सिर्फ एक ही कंपनी में निवेश करता तो न सिर्फ उसे चलाना मुश्किल होता, बल्कि पूंजी का बड़ा प्रवाह उसे भारी पड़ सकता था। उसे अभी भी निवेश को फैलाने के दूसरे तरीके ढूंढने थे। अपना काम निपटाने के बाद गौरव ने अपना लैपटॉप एक तरफ रखा और ब्राउज करने के लिए हुआ लाइव खोला। पहले उसने कुछ राउंड डांस सेक्शन देखा, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में ब्यूटी फिल्टर्स का जादू देखने के बाद उसे अब डांस सेक्शन के स्ट्रीमर थोड़े कमजोर लगे और कैमरे का रेजोल्यूशन भी अच्छा नहीं था। उसे देखने का कोई मन नहीं था, पैसे खर्च करने की तो बात ही छोड़िए। आखिरकार वह गेम सेक्शन में गया और पिछली बार के अमन नाम के स्ट्रीमर को देखा। स्वागत है भाई ली फुगुई, क्या आप कोई गेम खेलना चाहते हैं भाई फुगुई? आज मैं आग बबूला हूं, अंदर आते ही सबको मार डालूंगा। चूंकि गौरव ने पिछली बार 2 हवाई जहाज भेजे थे, इसलिए लाइव स्ट्रीम में आते ही अमन ने उसे देख लिया। खेल नहीं रहा, पैसे कमा रहा हूं। ऐसा नहीं था कि गौरव खेलना नहीं चाहता था, लेकिन वह इस गेम में बहुत अच्छा नहीं था। सी आइलैंड सर्वाइवल कुछ महीनों में रिलीज होने वाला था, वह इंतजार करेगा। फिलहाल ये गेम सिर्फ आम मनोरंजन के लिए था। क्या भाई फुगुई कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं? हाँ, मैं अब बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत कर रहा हूँ और यह वाकई बहुत मेहनत का काम है। मुझे सच में ईर्ष्या हो रही है कि तुम सिर्फ गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो, गौरव ने विनम्रता से कहा और मन ही मन सोचा, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। मुझे माउस क्लिक करना पड़ता है और यह बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। अपने खाते की राशि को धीरे धीरे बढ़ते देखकर ही उसे थोड़ी राहत मिली। भाई, तुम मजाक कर रहे हो? हमारी कमाई हमारे मालिकों के सहयोग पर निर्भर करती है ना? और भाई, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करना, ये वाकई काबिले तारीफ है। अमन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तुम खेलो, मुझे चीज़ों पर नज़र रखनी है। गौरव सीधे गुप्त मोड में चला गया। उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए लाइव स्ट्रीम खोली थी, वरना लगातार बाजार पर नज़र रखना बहुत उबाऊ था। दोपहर में बाजार बंद होने के बाद गौरव अभी भी अपनी सामान्य जगह पर था। मोटे आदमी से मिलने के बाद वे ड्राइविंग स्कूल स्टेशन की ओर चल पड़े। हालांकि गौरव को अब अभ्यास की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वह टहलने जाना चाहता था। सुबह सुबह घर पर रहकर बाजार देखना थोड़ा घुटन भरा था। प्रिया अभी भी स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। जब गौरव वहां से गुजरा तो उसने फिर भी सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। आखिरकार वे एक ही कोच के छात्र थे और कल उनकी अच्छी बनती थी। बस बात यह थी कि वह दूसरों से बातचीत करने में ज्यादा सक्रिय नहीं थी। गौरव मोटे आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि प्रिया ने अचानक उसे पुकारा। गौरव, कल मेरा मूड ठीक नहीं था और मैं काफी उदास भी थी। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें अनदेखा कर रही थी, प्लीज गलतफहमी मत करना, उसकी साफ आवाज गूंजी। बोलते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक गईं और सीधे गौरव की आंखों में देखने लगी, बहुत गंभीर लग रही थीं। गौरव ने अपना सिर घुमाया और उलझन में उसे देखा। कल की बात याद करते हुए कि वह ज्यादा बातूनी नहीं थी, उसने समझदारी से कहा, कोई बात नहीं। हर किसी के ऐसे दिन आते हैं जब उसका मूड अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूँ, शुक्रिया, तुम सच में एक अच्छी इंसान हो। खैर, कल के लिए मुझे माफ करना, प्रिया ने माफी मांगते हुए थोड़ा झुककर कहा। कोई बात नहीं, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। गौरव ने हाथ हिलाया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। प्रिया ने दरवाजा थामने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने धन्यवाद में सिर हिलाया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसका थोड़ा मुड़ा हुआ चेहरा और गौरव का पीछे हटा हुआ शरीर धीरे धीरे साफ शुद्ध शीशे के प्रतिबिंब में एक दूसरे पर आ गया। दोपहर में गौरव ने फिर भी कुछ राउंड अभ्यास किया, फिर पिछली सीट पर लौट आया। पहला विषय कल था और उसके बाद वह तुरंत दूसरे विषय के लिए पंजीकरण करा सकता था। इस समय नियम अभी भी अपेक्षाकृत ढीले थे, समय की कोई बाध्यता नहीं थी, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना ही पर्याप्त था। उसे परीक्षा के नियमों से फिर से परिचित होने की जरूरत थी। अभी दिखावा करने का समय नहीं था, वरना फेल होना न सिर्फ शर्मनाक होता, बल्कि अगली परीक्षा का इंतजार भी करना पड़ता। आज प्रिया काफी ज्यादा बातूनी थी, यहाँ तक कि जब उसे कोई ऑपरेशन समझ नहीं आता था तो वह गौरव से पूछती भी थी। हालांकि कोच वहीं मौजूद था, फिर भी गौरव उसके सवालों के जवाब देता था। खैर, प्रिया बेहद खूबसूरत थी और गौरव का उपनाम लियू नहीं था, इसलिए वह उससे बात करने को तैयार था। बातचीत के दौरान गौरव को पता चला कि प्रिया मोडू यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की छात्रा है और इस साल वह अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करने वाली है। एक दोपहर बीत गई और प्रिया की जानबूझकर की गई बातचीत के जरिए दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए और वेक्सिन नंबरों का आदान प्रदान करने लगे। गौरव को उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। वह बातचीत के लिए विषय ढूंढने में माहिर थी और दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रख सकती थी।
हालांकि गौरव को भी थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे दोस्तों, सुनने के लिए शुक्रिया।